नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी पर। मैं MS राठौड़। हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं 26 तारीख को हमने जो टेस्ट लिया था उसके ऊपर, और इसकी जो की है वो हम लोग पहले से रिलीज कर चुके हैं, और जो प्रश्न है उन प्रश्नों का विश्लेषण हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न जो है वो आपके सामने है। इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर ये क्यों है। तो देखिए, फर्स्ट आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं। पहला है, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कभी तीव्र कभी मंद होती है। इस प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो जवाब है वो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। कैसे? आप लोग देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि विकास की जो गति है कभी तीव्र होती है कभी मंद होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोगों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। दो लोगों के विकास की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। फिर आया, देखिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, यानी जीव जो है उसके जीवन की शुरुआत होती है। तो आप लोग जानते हो कि प्रत्येक जीव के जीवन की शुरुआत एकल कोश यानी सिंगल सेल से होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दो कोश, केवल एक कोश, कई कोश और कई कोश नहीं। तो यहाँ पर जवाब जो हो क्या है? केवल एक कोश, यानी प्रत्येक जीव के जीवन का जो प्रारंभ होता है वो सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका से होता है। अब आया यहाँ पर क्या? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, मानसिक विकास जो होता है उसके संदर्भ में है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेंटल डेवलपमेंट में अलग अलग जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मानसिक योग्यताएं विकसित होती हैं। तो यहां पर देखिए क्या बात की जा रही है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की जो शक्ति है उसका विकास होता है कब? उसका विकास होता है 11 वर्ष में। ठीक है ना। तो ये 11 वर्ष इसका जवाब। आप लोग जानते हो 7 वर्ष में अंतर करना सीखता है, 9 वर्ष में दिन दिनांक इनको समझता है, और 6 वर्ष में प्राइमरी विद्यालय में जाता है वो। तो सबसे पहले अपने आप को नए वातावरण में क्या करता है? एडजस्ट करता है वो। ठीक है ना। तो इसका जो जवाब है वो क्या है? वो है 11 वर्ष। अब देखिए, हम लोग यहां पर आगे चर्चा करें अगले प्रश्नों पर। तो देखिए, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणम अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वतम अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। देखिए, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न जो विकल्प है, दूसरा और तीसरा जो विकल्प है वो दोनों विकल्प इसके आंसर नहीं है। अब आपके सामने बचते हैं दोस्तों दो विकल्प, एक विकल्प 1 और एक विकल्प 4। वैसे देखा जाए तो दोनों ही विकल्प सही हैं, यानी पहला विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है। लेकिन ज्यादा जो स्पेसिफाई किया गया, ज्यादा जहां पर विशेष तरीके से समझाया गया, वो ऑप्शन आप देखें तो कौन सा है? परिपक्वता अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। क्योंकि विकास परिपक्वता से जुड़ा हुआ होता है, विकास का परिपक्वता से संबंध होता है। तो यहां पर परिपक्वता साथ में जुड़ गया, इससे इसका जवाब ये हो गया। अगर यहां पर परिपक्वता अगर नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो फिर इसका जवाब परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होता। लेकिन आप लोग जानते हैं कि परिपक्वता जुड़ी हुई है किसके साथ? विकास के साथ। तो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तनों की श्रृंखला है वही विकास होता है। क्लियर? अब आया यहां पर, यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हो कि किशोरावस्था जो है उसको वय संधि काल कहा जाता है। वय संधि काल का मतलब है कि धीरे धीरे वयस्कता की ओर बढ़ना, धीरे धीरे वयस्कता की ओर बढ़ना ही क्या होता है? वय संधि काल होता है। और यहां पर भी ये कहा गया कि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो आप लोग जानते हो वयस्कता के संक्रमण की पहल कहां होगी? किशोरावस्था में होगी। अब है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो नियम है और एक नियम नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या आया? समानता का नियम। तो आप लोग जानते हो कि समानता का नियम होता है। समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं उन्हीं के समान क्या होती है? उनकी संतान होती है। भिन्नता का नियम आप लोग जानते हो क्या कहता है? भिन्नता का नियम कहता है कि माता पिता जैसे होते हैं ना, संतान बिल्कुल उसके सेम नहीं होती है, बल्कि उसमें थोड़ा क्या होता है? बल्कि उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है ना। बिल्कुल सेम नहीं होती, उनमें थोड़े से क्या पाए जाते हैं? अंतर पाए जाते हैं।
अब ये प्रत्यागमन जो है वो भी नियम होता है, और प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि संतान माता पिता के बिल्कुल विपरीत होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, तो ये भी नियम होता है। तो क्या हुआ इसका जवाब कि ये इसका जवाब, ये कोई नियम नहीं होता है, 3 इसके नियम होते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़े हम, तो फिर आया कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यानी सार्थक तथ्य का मतलब वही एक सही है और 3 गलत है। तो पहला है कि पूर्व अनुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, तो होता है। ये अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो देखिए एक एक पे बात करें हम, पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, तो होता है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, नहीं करते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, नहीं होता है। सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। हाँ, अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आप लोग जानते हो डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट होता है ना, तो डी इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाई बाय ई होता है। क्लियर? फिर आया बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी बालक का जो व्यक्तित्व है वो किससे प्रभावित होता है? तो बालक का व्यक्तित्व केवल अनुभव से प्रभावित होता है, केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है, केवल वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, और वंशानुक्रम वातावरण दोनों से होता है। तो आप लोग जानते हो कि बालक का व्यक्तित्व है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ना केवल अकेला वंशानुक्रम बालक का व्यक्तित्व विकसित करवा सकता है, ना केवल वातावरण बालक का व्यक्तित्व विकसित करवा सकता है, तो दोनों से ही उसका व्यक्तित्व क्या होता है? प्रभावित होता है। तो जवाब ये। अब आया संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। देखिए यहां पर बात हो रही किसकी? संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है मस्तिष्क का विकास करना, मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो यहां पर क्या है? मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, ठीक है, सहज प्रतिवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। तो यहां पर पर्टिकुलर संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते तो देखें प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। हाँ देखिए आप लोग पढ़ते हो, आप लोग जानते हो कि हम जब विकास पढ़ते हैं तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण आता है। तो वंशानुक्रम का मतलब होता है प्रकृति और वातावरण का मतलब होता है पोषण। तो यहां पर ये शब्द यहां पर आया है कि प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। तो प्रकृति का मतलब क्या हो गया? वंशानुक्रम हो गया। तो अब देख लीजिए कौन सा इसमें वंशानुक्रम से जुड़ा है। तो हमारे आसपास का वातावरण, तो ये तो प्रकृति हो गई। फिर क्या आया? आसपास का वातावरण, तो क्या हो गया? पोषण हो गया ना, नेचर थोड़ी उसकी। आसपास का वातावरण तो क्या हो गया? उसकी। तो प्रकृति से क्या अभिप्राय ये पूछा है, तो प्रकृति का मतलब क्या है? वंशानुक्रम, पोषण का मतलब है वातावरण। तो जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, यस ये होगा इसका। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ये नहीं। भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्तियां, ये भी नहीं। अब आया यहां पर क्या? बुद्धि है। यानी बुद्धि क्या है? तो देखो एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, और एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय। देखो सीधा सीधा देखें तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 2, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको एक को चूज करना है। देखिए यहां पर क्या लिखा है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो सामर्थ्यों का समुच्चय नहीं होता है बुद्धि के लिए, हम योग्यता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? योग्यता शब्द का। बुद्धि क्या है? एक विशेष योग्यता मानी गई है जिसमें बहुत सारी सामान्य योग्यताएं भी शामिल होती है। तो ये सामर्थ्यों का जो समुच्चय होता है वो शामिल होता है किसमें? वो शामिल होता है विशिष्ट योग्यता में। तो बुद्धि क्या है? एक विशिष्ट योग्यता है। अब आया दोस्तों संवेगात्मक जो बुद्धि है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। यहां देखिए संवेगात्मक बुद्धि, तो संवेगात्मक बुद्धि हमने देखी थी क्या कहती है? अपने और दूसरों के संवेगों को समझने और उनका उचित प्रकार से प्रबंधन करने में हमारी सहायता करती है, वो होती है संवेगात्मक बुद्धि। क्लियर?
अब आप देखो गार्डनर की बात करें, बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें, तो बहुबुद्धि सिद्धांत में ऐसी दो चीजें थी जो इस तरह से रिलेट करती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अंतराव्यक्ति जो बुद्धि होती है उसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं से परिचित होता है, अपने आप को जानता है, ठीक है। और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में हम दूसरों के जो व्यवहार है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सीधा सा जवाब है कि अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धि है वो किससे संबंधित रहती है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग यहां पर, फिर आया बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो इसका मतलब वही है, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो देखो पहला क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल सीखने की योग्यता है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बिल्कुल समस्या का हल करने की योग्यता है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये नहीं होगा। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं होती है, मेहनत करने की योग्यता बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, बिल्कुल है। तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला इसका जवाब है, ये नहीं होता है, ठीक है। परिश्रम करने की योग्यता शारीरिक शक्ति होती है। फिर आया निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो देखिए क्या है, वह जो मूर्त रूप से अमूर्त रूप से सोचता रहता है। यस, अमूर्त चिंतन कर सकता है बुद्धिमान बालक। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, बिल्कुल बुद्धिमान बालक नए वातावरण समायोजित करेगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो है और ये नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो क्या है कि क्या लक्षण नहीं है, तो ये इसका लक्षण नहीं होगा। रटना किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं होती है, ठीक है ना। तो लंबे जो निबंध है उनको बहुत जल्दी रटने की क्षमता बुद्धिमान बालक का लक्षण नहीं है। फिर आया यहां पर निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुनाई गई या नहीं बताई गई है। यानी इसमें से एक ऐसी बुद्धि है जो उनके गार्डनर के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो गणितीय कौशल आप लोग जानते हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। फिर संगीत कौशल भी होता है, अंतर्व्यक्तिक कौशल भी होता है और व्यवहारिक कौशल इसमें नहीं होता है। तो व्यवहारिक कौशल इनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि का प्रकार नहीं है, ये इसका जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। देखो दोस्तों, बात हो रही है किसकी? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। अब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनों की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल हो, आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध हो। तो इसका जो जवाब है वो ये, क्योंकि यहाँ प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और प्राथमिक स्तर की बात करें तो आसपास की जो चीजें हैं उनकी जांच पड़ताल के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। फिर आया अध्यापक द्वारा प्रकरण निर्देश के अंत में, अध्यापक द्वारा प्रकरण निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है। तो देखिए यहां पर हम लोग देखें, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन और सीखने में आकलन। अब देखो यहां पर क्या आया, अध्यापक द्वारा प्रकरण निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, यानी लास्ट में जब हम ये देखें कि कितनी उपलब्धि अर्जित की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीखने का आकलन है, बच्चे ने कितना सीखा ये इसका आकलन किया जा रहा है। अब आया कि एक शिक्षक, एक्चुअली ये शिक्षिका है, तो एक शिक्षिका कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, यह कर रही है, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रही है, ये सीखने के लिए आकलन कर रही है, ठीक है ना। सीखने के लिए क्या कर रही है, आकलन कर रही है कि किस तरीके से सीखा जा सकता है। अब देखिए आगे हम चर्चा करें, आया सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो देखिए इसका जो जवाब है उसको हम देखें तो अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए। तो देखो इसका जो जवाब है वो ये है, ये समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। सतत और व्यापक आकलन का आवश्यक ये होता है। फिर आया निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है।
उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। तो खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन और छात्रों की रैंकिंग। तो देखिए इसका जो जवाब है वो है छात्रों की रैंकिंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं छात्रों की जो रैंकिंग है वो मूल्यांकन का कार्य होता है, आकलन का कार्य नहीं होता है। तो इसका जवाब कौन सा? इसका जवाब ये है। अब देखिए आगे बढ़े तो क्या आया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो अध्ययन है उसके सीखने के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए पहला क्या आया कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो देखिए यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं क्या आया, वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। तो वैज्ञानिक नियमों का प्राथमिक स्तर पर कोई इससे औचित्य नहीं होता है, ठीक है ना। फिर आया यहाँ पर कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से कैसे विकसित किया जा सकता है। यानी कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से कैसे इसको विकसित किया जा सकता है। तो देखिए बात करते हैं हम लोग नेतृत्व की भावना, सहयोग, अनुशासन, उत्साह की भावना। तो देखिए इसका जो जवाब है वो क्या होगा, वो होगा सहयोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आया कि कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्न में से किसे विकसित किया जाएगा, तो सहयोग को विकसित किया जाएगा। क्लियर। अब आया यहां पर कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, पढ़ना संभव नहीं है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग जानते हो कि इसको क्या किया जाता है, इसको भाषा और गणित के साथ में ही पढ़ाया जाता है। तो इसका जवाब ये। क्लियर। अब देखिए हम लोग यहां पर आगे चर्चा करें अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है और देखिए इसमें क्या है, मूल्यांकन के बारे में कौन सा मत पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है ना। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सततम समग्र प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। मात्रात्मकता परीक्षण की प्रक्रिया है, निर्णयात्मक प्रक्रिया है। तो आप देखते हो कि केवल मात्रा बताना ही मूल्यांकन में शामिल नहीं होता है, मात्रा के साथ उसका मूल्य बताना भी इसमें शामिल होता है। तो यही इसके बारे में सही नहीं है। फिर किसने कहा कि मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है, लेकिन इसका समानार्थी नहीं है। देखो क्या आया कि मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है लेकिन इसका समानार्थी नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, ये कथन है। तो एक कथन किसका है, ये कथन है दोस्तों किसका, ये कथन है वांट एंड ब्राउन का, ठीक है। फिर आया यहां पर मापन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या आया कि मापन केवल विषय योग्यता की आंकिक जांच करता है, मापन मूल्यांकन की पूर्ववर्ती क्रिया है, मूल्यांकन मापन की पश्चवर्ती क्रिया है, मापन व्यवहारगत परिवर्तनों की जांच करता है। तो देखिए इसका जो जवाब है वो ये है कि मापन जो है वो व्यवहारगत परिवर्तनों की जांच करता है। तो ये इसके बारे में सही नहीं है। व्यवहारगत परिवर्तनों की जांच मूल्यांकन करता है। अब देखो आगे, छात्र क्या जानते हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या आवश्यकता है, कितना सीख पा रहे हैं, उपयुक्त के बारे में अनुमानीकरण ही कहलाता है। यानी इन सब के बारे में क्या करना, अनुमान लगाना क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हो कि अनुमान लगाना आकलन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। फिर आया विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सामाजिक संपर्क एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों का अध्ययन करने हेतु कौन सी मूल्यांकन पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या आया कि विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सामाजिक संपर्क और अंतर व्यक्तिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए, देखो यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों, एक क्या आया सामाजिक संपर्क और दूसरा क्या आया अंतर्व्यक्तिक संबंध। तो इसके लिए कौन सी विधि, तो इसके लिए विधि कौन सी होती है, इसके लिए विधि होगी कौन सी, समाजमिति विधि होगी, समझ गए ना। फिर आया निम्नलिखित में से बंद प्रश्नावली को नहीं कहा जाता है, सूचनात्मक प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली या फिर नियंत्रित प्रश्नावली, ठीक है। तो देखिए इसका जो जवाब है वो यहां पर क्या आया, सूचनात्मक प्रश्नावली। तो सूचनात्मक जो प्रश्नावली है वो बंद प्रश्नावली को नहीं कहा जाता है, ठीक है। फिर आया मूल्यांकन वह गुण है जो परीक्षण की कार्य प्रणाली, नियोजन और फलांकन को पूर्व निश्चित
करता है। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, देखो, वस्तुनिष्ठता है, व्यवहारिकता है, प्रमापीकरण है या फिर विश्वसनीयता है। तो आप लोग जानते हो कि ये क्या है, ये प्रमापीकरण है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है। तो ये थे 30 प्रश्न हमारे जो लेवल 1 साइकोलॉजी का जो पार्ट था उसमें रखे गए थे। इन प्रश्नों का जो विश्लेषण है, इन उत्तरों का जो विश्लेषण है वो आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया गया। हेलो गाइज, myself Praveen Swami welcomes to all my dear aspirant on the digital panel of Priyas online study। दोस्तों, बात करते हैं अपन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के संदर्भ में। और टेस्ट सीरीज जो आयोजित हुई थी 26 जनवरी को, लेवल फर्स्ट है। रेट के जो एस्पायरेंट है जिनका लेवल फर्स्ट रहा है, ठीक है, लेवल फर्स्ट के जो एस्पायरेंट है जिन्होंने टेस्ट में अपने आप को पार्टिसिपेट किया था, उसके सॉल्यूशन हेतु ये वीडियो उनके लिए काफ़ी कारगर उपयोगी साबित होने वाला बिंदु होगा। दूसरी बात, एसएसटी और लेवल सेकंड एसएसटी और साइंस के जो एस्पायरेंट हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चन जो है वो चेंज किए हैं, बाकी और कुछ भी इसमें भिन्नता नहीं है। तो गाइज, सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें, उसके रिगार्डिंग अपन बातचीत करेंगे। डायरेक्ट मेथड उसकी जनरल स्टेटमेंट कहें, जनरल फीचर्स अपन जाने, सामान्य जो जानकारी है वो कौन कौन सी हैं उससे आपको रूबरू करवाता हूं। डायरेक्ट मेथड जो है इसकी ओरिजिन अगर अपन जाने तो इसकी ओरिजिन मानी जाती है 1901। 1901 ये इसकी ओरिजिन मानी जाती है। अगर अपन जाने कि डायरेक्ट मेथड जो है इसको अन्य किन नामों से जानते हैं, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होती है उसको हम बोलते हैं अननेचुरल मेथड, अनसाइकोलॉजिकल मेथड कह सकते हैं, पर्शियन मेथड कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड बोल सकते हैं। तो वैसे ही डायरेक्ट मेथड जो होती है इसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। और अक्सर ये सुधार करती है किसमें, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। इस वजह से इसको अन्य नाम से अगर अपन जाने तो इसको अपन रिफॉर्म्ड मेथड भी कह सकते हैं, रिफॉर्म्ड मेथड। और ये मेथड जो केम अगेंस्ट, दिस मेथड केम अगेंस्ट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, किसके विपरीत आती है, किसको रिप्लेस करती है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को रिप्लेस करती है। जैसा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में अपन जानते हैं कि सर्वाधिक जो इंफेसाइज किया जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में वो रीडिंग स्किल के ऊपर किया जाता है, रीडिंग। जबकि डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें सर्वाधिक जो इंफेसाइज किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है, स्पीकिंग स्किल के ऊपर किया जाता है। ये इसमें रीडिंग एंड राइटिंग बोल सकते हैं, दोनों के दोनों, लेकिन सर्वाधिक जो इंफेसाइज करते हैं, सबसे ज्यादा जो इंफेसाइज कौन से स्किल पे करती है तो वो कौन सा स्किल आता है, अपना रीडिंग स्किल आता है। वैसे क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें ग्रामर जो होता है ना, ग्रामर रिसाइटेशन बोल सकते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर कह सकते हैं, उनके ऊपर फुल्ली फोकस किया जाता है। और ये क्या करती है, डायरेक्ट मेथड जो है वो ग्रामर को क्या करती है, इग्नोर करती है। वैसे क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें रूल्स हैं उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसमें रूल्स नहीं एग्जाम्पल है उसको क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। डायरेक्ट मेथड एक बॉन्ड बनाती है, एक डायरेक्ट बॉन्ड बनाती है किस किस के बीच में, एक कह सकते हैं अपन वर्ड एंड आइडिया, शब्द और विचार के बीच में, ठीक है, या फिर इसको अपन यूं कह सकते हैं एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ही बात है। वर्ड एंड आइडिया कह सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इनके बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड जो है उसको स्टेबलाइज करती है, एक डायरेक्ट बॉन्ड का निर्माण करती है। कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड करती है। वैसे अपन जाने कि डायरेक्ट मेथड जो है उसमें सर्वाधिक जोर जो है स्पीकिंग स्किल कह सकते हैं, और इसी को वर्ड अपन चेंज कर दें तो ओरल वर्क भी कह सकते हैं, ओरल वर्क,
ओरल वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्पीच ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, स्पीच प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी इंटेंसिव यूज ऑफ स्पीच ट्रेनिंग इज फुल्ली यूज्ड इन दिस मेथड। जिसका प्रतिपादक है वो अपन मानते हैं, एक्सपोनेंट मानते हैं, डॉक्टर माइकल वेस्ट को मानते हैं। और माइकल वेस्ट जो है वही प्रतिपादक है किसका, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। न्यू मेथड में 3 मेथड निकल कर आती हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड, दूसरी जो मेथड आती है वो कौन सी आती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरी जो मेथड आती है वो होती है बाइलिंगुअल मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है, ठीक है, वही प्रतिपादक है किसके, डॉक्टर माइकल वेस्ट जो है वही प्रतिपादक है किसका, डॉक्टर वेस्ट मेथड का, और वही प्रतिपादक है किसका, डायरेक्ट मेथड का। और डायरेक्ट मेथड जो है वो अप्रूव जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, आईपीए के द्वारा की जाती है। यहां आईपीए का मतलब जो है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट नहीं है, यहां आईपीए स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज जो है ना, ठीक है, उसको एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, सर्वाधिक यूज मान सकते हैं, सिखाने में सर्वाधिक रुचि का विकास बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता किस में होता है, टारगेट लैंग्वेज में होता है। तो डियर एस्पिरेंट, पुट योर माइंड ऑन बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना वो है द मेन एम ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज, मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो लक्ष्य है डायरेक्ट मेथड का वो क्या है। ऑप्शन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पहला है टू स्टेबलाइज बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, बॉन्ड करना, BOND, बिटवीन थॉट या फिर एक्सप्रेशन कह सकते हैं, एंड लैंग्वेज, भाषा जो है, अभिव्यक्ति जो है या फिर विचार जो है उसके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड का क्या करती है, निर्माण करती है, स्थापित करती है। टू यूज करेक्ट फोनेटिक्स, ठीक है, ये बात भी सही है, फोनेटिक्स करना इसमें, फोनेटिक्स नहीं है, क्या है, फोनेटिक्स है, कि फोनेटिक्स जो है उनका सही तरीके से प्रयोग करना सिखाना, इसके ऊपर भी है। करेक्ट जो फोनेटिक्स का ज्ञान है, करेक्ट उच्चारण जो है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है, उसके ऊपर जोर देने वाली अप्रोच या मेथड जो अपनी कौन सी है, डायरेक्ट मेथड है, राइट जी। दूसरा टू हेल्प स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, कि बच्चा जो है वो रीड करे, राइट करे, और रीड और राइट के ऊपर फोकस देने वाली जो मेथड अपनी वो कौन सी है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और एक अपना ऑल द अबव, हालांकि ये नहीं है कभी सोचें कि अपन ये डायरेक्ट मेथड जो है वो इसको बिल्कुल इग्नोर करती है, नहीं, कम जोर डालती है, ठीक है जी। तो इसमें देखें अपन कि सर्वाधिक जो है ना, मेन एम पूछा हुआ है यहाँ पे, मेन एम, ठीक है, मेन एम पूछा हुआ है। अगर इसी ऑप्शन में मैं इस तरीके से कर देता, रीड एंड राइट की जगह टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, स्पीक वर्ड अपन काम में ले लेते, तो आपका ऑप्शन होता आंसर के तौर पे वो कौन सा होता, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यहां पे क्या है, ये पार्ट है, यहां पे रॉन्ग दे दिया, ये तो बिल्कुल सही है। इन दोनों में अगर अपन भिन्नता देखेंगे तो ज्यादा प्राथमिकता हम किसको देंगे, ए पार्ट अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको अधिक प्राथमिकता देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उसकी ओर देखिए, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लेज मोर एम्फेसाइज ऑन, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, ओरल वर्क बोल सकते हैं, स्पीच ट्रेनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, स्पीकिंग स्किल कह सकते हैं, बात तो वही है ना, ठीक है, उसके ऊपर सर्वाधिक जोर देती है। तो क्या है इसमें, ग्रामर, ग्रामर के ऊपर जोर कौन सी मेथड देती है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जो ग्रामर के ऊपर अधिक जोर देती है। स्पीच ट्रेनिंग, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट एंड स्पीडी रीडिंग, और एक दे दिया ग्रामर रिसाइटेशन, नहीं, ठीक है, आपका सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। स्पीच ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर सर्वाधिक फोकस जो करती है, एम्फेसाइज जो करती है, वो कौन सी मेथड करती है, डायरेक्ट मेथड करती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू चिल्ड्रेन नाउ ए डेज, इन दिनों बच्चों का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं है। फ्रेजल वर्ब का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे ब्रिंग अप वाला पार्ट होता है, ब्रिंग अप, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में अपन को ध्यान, यहां पे कौन सी फ्रेजल वर्ब कैसा अर्थ देती है ये जानकारी रखो, ठीक है, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल हो, सार्थक हो, पूर्ण अर्थ देने वाला हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रेजल वर्ब का क्या करना है, चुनाव करना है, ठीक है। तो अब यहां पे ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, अप्रोप्राइट आंसर होगा, ओके जी। आगे बढ़ते हैं। द थिप द हाउस इवन दो, थॉट की जगह क्या करना है, दऊ करना है, टी को रिमूव करना। इट वॉज सिक्योरली, मतलब यद्यपि घर काफी सिक्योर था।
इसके बावजूद भी चोर जो है वो घर में घुस गए। ठीक है, तो एक अपनी फ्रेजल वर्ब आती है कौन सी, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ये फ्रेजल वर्ब आती है। एक होता ब्रेक आउट, एक होता ब्रेक डाउन और एक होता ब्रेक ऑफ। ठीक है ना, ब्रेक आउट होता वो क्या होता, कोई भी आगजनी दंगा वगैरह उसका फैलना ब्रेकआउट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रेक डाउन, कोई भी मशीनरी वगैरह होती है, कोई भी गाड़ी वगैरह जो होती है उसका खराब होना वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और वैसे है ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। हिंदी शब्दावली के अंतर्गत इसको अपन बोल सकते हैं छेंदमारी करना, वो क्या होता है, ब्रेक इनटू होता है। तो अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब के रूप में अपन देखें तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। तो ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन अपना। ठीक है, ब्रेक्ड नहीं होगा, ब्रेक्ड ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा। अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रोक इनटू होगा। राइट, आगे है द टू ब्रदर ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ठीक है, ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मतलब बात है ये पास्ट की बता रहा है, वाकई की, यानी दो जो भाई हैं वो प्रॉपर्टी यानी जमीन संबंधी कोई भी अपनी संपत्ति संबंधी विवाद है उसके ऊपर झगड़ने लगे, वाद विवाद उनका होने लगा। ठीक है, झगड़ने लगे, तो ये बात किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। तो फाल जो होता है ना, फाल जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फेल होती है, और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, फालन। ऐसे होगा। वैसे फेल एक खुद भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फेल, FELL। ठीक है, फेल खुद भी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड, फेल्ड, इस तरीके से होती है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहां पे गिरना के अर्थ में फाल का मतलब गिरना और फेल का मतलब गिराना, जब वो फर्स्ट फॉर्म का काम करता है तब उसका मीनिंग क्या होगा, गिराना होगा। अब तो यहां पे क्या है, गिरना जो शब्द है वही किस रूप में है, पास्ट फॉर्म के रूप में है। तो अब यहां पे आपको अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक फेल ऑन नहीं, फेल ऑफ नहीं, फेल आउट, ये दोनों पार्ट हैं। इसमें ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे फॉल्स दे रखा है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म के रूप में क्या है, फेल। तो यही क्या होगा, अप्रोप्रिएट आंसर होगा। लड़ना, झगड़ना, विवाद करना, उस अर्थ में जो फ्रेजल वर्ब यूज होती है वो होती है अपनी फॉल आउट। क्या होता है, फॉल आउट। और फॉल की सेकंड फॉर्म अगर अपन देखें तो वो कौन सी होती है, फेल होती है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालिए। ही हैज ए न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, मतलब नया जो बिजनेस है, ठीक है, मतलब नया बिजनेस क्या कर चुका है, स्थापित कर चुका है, व्यवस्थित कर चुका है। तो देखो एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब आती है सेटअप। सेटअप का मतलब होता है व्यवस्थित करना, स्थापित करना, ठीक है, सुचारू रूप से क्रियान्वित करना। उस अर्थ में जो फ्रेजल वर्ब आती है वो कौन सी आती है, अपनी सेटअप आती है। तो यहां इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेटअप होगा। द स्ट्राइक वॉज आफ्टर नेगोटिएशंस, द स्ट्राइक मतलब हड़ताल वगैरह, आफ्टर नेगोटिएशंस। ठीक है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट क्या है, फ्रेजल वर्ब है, उसका चुनाव करना है। तो यहां पे क्या करोगे आप, मतलब किसी भी चीज को खत्म करना, बंद करना, तो उसके लिए जो वर्ब आती है, फ्रेजल वर्ब कौन सी आती है, अपनी कॉल ऑफ आती है। तो यहां अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका कॉल ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, द चीफ गेस्ट विल द प्राइजेज, चीफ गेस्ट विल द प्राइजेज, ये पार्ट आ गया कि जो मुख्य अतिथि है उसने क्या किया, पुरस्कार वगैरह जो है उनको वितरित किया, पुरस्कार वगैरह वितरित किया। ठीक है, तो गिव अवे जो होती है ना, फ्रेजल वर्ब होती है, गिव के साथ अपन किसका प्रयोग कर दें, अवे का प्रयोग कर दें। तो गिव अवे का मीनिंग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक तो होता है कन्यादान करना, और एक होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज को बांटना, बंटवारा करना, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना, बंटवारा करना। उसके लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी आती है, गिव अवे आती है। वैसे क्या है, द एनिमी आर्म्स, ठीक है, तो यहां पे देखें अपन तो फ्रेजल वर्ब कौन सी आएगी, ले डाउन। ले डाउन का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना, ठीक है, मरना, मारना, ठीक है, या फिर क्या होता है, कोई भी चीज है उसको नीचे करना, मतलब बुझाएं वगैरह है। आर्म्स का मतलब हाथ क्या कर दिए, नीचे कर दिए। और इस संदर्भ में जो है यहां पे फ्रेजल वर्ब जो अपनी आएगी वो कौन सी आएगी, ले डाउन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजेज प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू एक्सपेंडिचर, बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो
लोग जो है उनको बाध्य करती है कि वह अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, अपने जो खर्चे हैं, उन खर्चों को क्या करे, कम करे, ठीक है, कटौती करे, ठीक है, कटौती करे। यानी महात्मा गांधी वाली सी बात हो गई। महात्मा गांधी जी है, उन्होंने बोला था कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकताएं हैं, अपने खर्चे हैं, उनको सीमित कर दो, कम कर दो, खुश रहोगे। वही बात है, अगर कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वो लोगों को क्या करती है, बजट वही है, फोर्स करती है कि अपने जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो उनको क्या करें, कम करें। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह, खर्चा वगैरह कम करना, उस अर्थ में प्रयुक्त होने वाली जो फ्रेजल वर्ब आती है अपनी, वो आती है कट डाउन। कौन सी आती है, कट डाउन। और कट डाउन का मीनिंग होता वो क्या होता है, कम करना, यानी टू डिक्रीज, ठीक है, कटौती करना। उस अर्थ में कौन सी फ्रेजल वर्ब आ जाएगी अपनी, कट डाउन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेबेलियन। रेबेलियन मीन्स होता विद्रोह, बगावत जिसको बोलते हैं अपन, विद्रोह कह सकते हैं, ठीक है। इन नो टाइम, इन नो टाउन, ठीक है। पुट अप जानते हो ना क्या होता है, पूछना होता है, ठीक है। पुट ऑफ कपड़े उतारना, पहनना, पुट ऑन हो गया, ठीक है। एक क्या आता हमारे पास, पुट डाउन। तो अप्रोप्राइट यहां पे फ्रेजल वर्ब होगी, वो कौन सी होगी, पुट डाउन होगी। क्या कहेंगे अपन, पुट डाउन, ठीक है। अगर अपन वाक्य के अर्थ में, वाक्य के संदर्भ में पुट डाउन का मीनिंग अगर अपन देखें तो मतलब एक तरह से खत्म करना, ठीक है, वो अर्थ है। उस अर्थ में हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, पुट डाउन का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, एट वंस वेट्स एंड। एट वंस वेट्स एंड ये एक इडियम है। मीनिंग जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। इस इडियम जो है उसका मीनिंग क्या होगा, कैसा अर्थ ये इडियम देती है, इसका मीनिंग अपन को जानना है। तो एट वेट्स वंस, एट वंस वेट्स एंड का तात्पर्य तब होता है टू बी अनकंफर्टेबल, मतलब बेचैन होना, बेचैन होना, घबराहट होना, व्याकुल होना। और उस अर्थ में जो वर्ड है अपना वो कौन सा आता है, ठीक है, परप्लेक्स्ड आता है। इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, बेचैन होना, घबराना, व्याकुल होना, ठीक है, यही आएगा। एक आता है एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, एक हाथ की दूरी रखना, मतलब एक तरह से इसका मीनिंग होता है वेरी क्लोज, बहुत निकट होना, ठीक है, या फिर साइज में छोटा होना, या फिर इसको अपन कह सकते हैं खतरे से दूरी बनाए रखना, खतरे से दूरी बनाए रखना, ठीक है जी। तो वही है वेरी क्लोज, बहुत निकट आ गया, ठीक है। एक है वेरी स्मॉल इन साइज, साइज जो है उसमें बहुत नजदीक होना। और एक है बोथ ए एंड बी, और एक है इंटेलिजेंस। बताओ साहब, ये दोनों आंसर सही है। यहाँ पे आपके आंसर की में क्या आंसर लगा रखा है, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन यहां इसका आंसर अपन रियल अपन देखेंगे तो ये दोनों के दोनों सही होंगे। वेरी क्लोज भी कर सकते हैं, या वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में छोटा होना, उस अर्थ में अपन कौन सी इडियम काम में लेते हैं, एट एन आर्म्स लेंथ। या फिर तीसरा विकल्प भी इसके लिए बनाए तो क्या होगा, टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम डेंजर, खतरे से दूरी बनाए रखना, ठीक है, वो भी क्या होता है, एट एन आर्म्स इन लेंथ होता है। एक आता ऑल इन वन, सभी में से कोई एक होना। एक होता ऑल इन जो एडजेक्टिव होता है, एक होता ऑल इन वन, सभी जो चीजें हैं उनमें से कोई एक चीज का होना। और एक आता हमारे पास ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, ये पार्ट है। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कॉल ऑल इन वंस, किसी को एक बार में पुकारना, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक पर्टिकुलर थिंग सेम इन ऑल, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग सेम इन ऑल, ठीक है। तो इसमें सभी ऑप्शन का अपन एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा सर्वाधिक करीब इसे कौन सा रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा। बाकी इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं पर्टिकुलर थिंग सेम इन ऑल, ऐसा मानेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात करें प्राथमिकता की तो इसमें ज्यादा प्राथमिकता हम किसको देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पार्ट है, इसको देंगे। आगे देखो, एट क्लोज क्वार्टर्स, ये भी वही होता है, नियरेस्ट के लिए प्रयुक्त होने वाला आता है, नजदीकी के अर्थ में। तो इसका सही अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्लोज एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस, क्लोज एग्जामिनेशंस। इस अर्थ में एक इडियम आती है अपनी, कौन सी है, एट क्लोज क्वार्टर्स आता है। एक है एज फिट्स एज ए फिडल, फिडल की भांति फिट होना, यानी हर समय हर स्थिति में फिट, सूटेबल प्रतीत होना, ठीक है, उस अर्थ में इडियम आती है एज फिट एज ए फिडल,
ठीक है, यानी हमेशा क्या रहना, फिट रहना। तो एक है वेरी वीक, बहुत कमजोर होना, नो नहीं होगा। एक दे रखा हमारे पास रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से उभरना, बीमारी की भरपाई करना, रिकवर करना। एक है लुक्स फिट बट नॉट फिट एक्चुअली, दिखने में फिट लगे लेकिन रियल में फिट नहीं हो, ठीक है। लेकिन ये तो क्या बता रहा है, ठीक है, एज फिट एज ए फिडल का मतलब होता है वो क्या होता है, दिखने में भी फिट हो और रियल में भी क्या हो, फिट हो, यानी हर एंगल से हर साइड से फिट अगर होता है उसके लिए कौन सी इडियम आती है, एज फिट एज ए फिडल। तो यहां पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। लुक्स फिट एंड इन रियल फिट, आपका आंसर फिर ये होता। अब यहां पे क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, महेश सो ए हाउस हैज बुशी टाई, ये आंसर है, क्वेश्चन अपना। अब यहां पे आपको क्या करना है, अप्रोप्राइट आंसर जो उसका चुनाव करना है, ठीक है। महेश सा ए हाउस, तो इसमें क्या है, होम का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी का बोध करा रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी का बोध करा रहा है तो यहां पे किसका प्रयोग कर देंगे अपन, होम का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है नेहा कुड पास द एग्जाम, नेहा जो है उसने एग्जाम को पास किया, इसमें भी आपको अप्रोप्राइट लिंकिंग डिवाइस का चुनाव करना है। एग्जाम को नेहा ने पास किया, ठीक है। सी स्टडीड हार्ड, क्यों किया, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, कठिन काम किया था, काफी मेहनत की थी, इसी वजह से उसने एग्जाम को क्या कर दिया, पास कर दिया। दोस्तों याद रखिएगा, पहला यानी दूसरा वाक्य और दूसरा वाक्य पहले वाक्य का क्या होता है, परिणाम होता है। तो फिर उस वाक्यों को या उन वाक्यों को हम जोड़ते हैं किससे, किससे जोड़ोगे, सो से, या फिर सो दैट से, देयरफॉर से, ठीक है। उसी प्रकार से आ गया ना, ठीक है, सॉरी नहीं माफी चाहूंगा, बिकॉज, सिंस, इन शब्दों से हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो यहां पे किसका प्रयोग करोगे, इफ का प्रयोग तो नहीं हो सकता, आल्दो का भी नहीं होगा, ठीक है, वेरियस का प्रयोग भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इफ तो कंडीशन का बोध कराता है, आल्दो जो किसका बोध कराता है, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास का बोध कराएगा, ठीक है। वेरियस किसका बोध कराता है, ये भी कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास का बोध कराता है। तो यहां होगा ना रीजन का बोध कराने वाला शब्द, ठीक है। एग्जाम को पास किया, इसका रीजन पूछ रहा है, रीजन क्या था, रीजन उसका ये था कि सी स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने क्या की थी, कठिन तैयारी की थी, कठिन परिश्रम किया था, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इस वजह से एग्जाम को क्या किया, पास किया। तो रीजन का बोध कराने वाले यहाँ पे 4 अल्टरनेट जो अपने, उनमें से कोई एक ही है, जो कौन सा है, बिकॉज है। अगर यहाँ पे बिकॉज के स्थान पे सिंस का प्रयोग करते तो भी सही होता, सिंस भी क्या होगा, सुटेबल होगा, कोई बुराई नहीं होती। आगे है विवेक इज लेट, एक ही लेट नहीं होता, इसका सही करेक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो लेट होता है, ऐसे ये होता है। विवेक इज लेट, ही कांट ज्वाइन द मीटिंग, जैसे मे नहीं होगा, मे ही होगा, लेग नहीं होता, लेक होता है, रेट नहीं होता, रेट होता है, बैट नहीं, बैट, ऐसे, ठीक है। विवेक इज लेट, ही कांट ज्वाइन द मीटिंग, कि विवेक जो है वो क्या है, देरी से है। ही कांट, इसका देखो परिणाम आ गया, रिजल्ट आ रहा है। देखो ये रीजन का बोध कराता तो सेंटेंस को हम जोड़ते बिकॉज से, और ये परिणाम बता रहा है कि लेट होने का परिणाम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, परिणाम क्या आ रहा है, कि इस वजह से वो क्या नहीं कर सका, क्या नहीं कर सकता, मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो आ गए ना, यहाँ पे परिणाम का बोध करा रहा है। और परिणाम सूचक शब्दों में अपन देखें तो यहाँ पे ना तो दऊ है, दऊ तो कॉन्ट्रास्ट का बोध कराएगा, थॉट नहीं दऊ करना इसको। बिकॉज रीजन का बोध कराता है। दैट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग या रिलेटिव प्रोनाउन जो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयुक्त होगा, या फिर यहाँ पे दे रखा देयरफॉर। तो रीजन के लिए बिकॉज अथवा सिंस आता है, तो रिजल्ट के लिए क्या आता है, रिजल्ट के लिए सो दैट बोल सकते हैं, टू बोल सकते हैं, देयरफॉर बोल सकते हैं, कंसीक्वेंटली बोल सकते हैं, या फिर अकेला सो बोल सकते हैं, जो किसका बोध कराते हैं, रिजल्ट का। तो यहाँ पे रिजल्ट का बोध कराने वाले बाद सिर्फ एक ही लिंकिंग डिवाइस है, वो कौन सी है, देयरफॉर। यही आपका क्या होगा, अप्रोप्राइट आंसर होगा। ओके गाइज, आगे देखते हैं। अशोक प्रिंटेड ऑल द शीट्स ऑफ पेपर, अशोक प्रिंटेड
ऑल द शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, आगे है राजकुमार डिड नॉट, यहां पे फुल स्टॉप नहीं है जी। अशोक जो है जितनी भी पेपर की जो सीट है उनको प्रिंट किया, वो किसने किया? अशोक ने, जबकि राजकुमार ने नहीं किया। जबकि विपरीत सिचुएशन आ गई, और विपरीत सिचुएशन के लिए दऊ, आल दऊ, बट या वेरियाज, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पे अपन देखें तो यहां पे क्या है? वेरियाज है, वो भी सही है, आल दऊ है, वो भी सही है, लेकिन वेरियाज के साथ हम कभी भी किसी पेयर वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। पेयर वर्ड वेरियाज के साथ नहीं कर सकते। आल दऊ अथवा दऊ के साथ पेयर वर्ड अपन काम में ले सकते हैं, और वो पेयर वर्ड अपना कौन सा आता है? येट आता है। पेयर वर्ड येट आता है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर अपन अप्रोप्रिएट आंसर का चुनाव करें तो यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा होगा? वेरियाज होगा। Which one of the following is not a common feature of direct method? जो कॉमन फीचर नहीं है किसका? डायरेक्ट मेथड का। कौन कौन सा? एक है एम्फेसाइज ऑन द ओरल लैंग्वेज। ठीक है, ओरल लैंग्वेज के ऊपर जोर देती है, बिल्कुल सही बात है, इसकी विशेषताओं में आती है। ओरल लैंग्वेज जो उसके ऊपर जोर देती है। दूसरा इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, ये भी सही है। ठीक है, कि स्पीच प्रैक्टिस के ऊपर जोर दिया जाता है, अधिकता होती है, प्रचुरता होती है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज या फिर टारगेट लैंग्वेज भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, और एक है इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। अब इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन है उसका आपको क्या करना है? चुनाव करना है, प्रयोग करना है। बताओ देखो किसका प्रयोग करोगे आप? तो दोस्तों रीडिंग जो है ना, रीडिंग के ऊपर जोर देने वाली या फिर रीडिंग के ऊपर जोर दिया जाता है, ये विशेषता आती है किसकी? आती है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। किसकी आएगी? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की विशेषताओं का भाग होता है। ठीक है, तो यही क्या होगा? आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसाइज ऑन। डायरेक्ट मेथड वो जोर देती है, किसके ऊपर जोर देती है? शुरुआत में मैंने आपको खूब अच्छी तरह से भली बातें समझा दिया था। ठीक है, स्पीच ट्रेनिंग, स्पीच प्रैक्टिस कह सकते हैं। ठीक है, ओरल वर्क बोल सकते हैं, फ्लुएंसी भी कह सकते हैं। ये सब चीजें इनके ऊपर स्ट्रेस करने वाली, एम्फेसाइज करने वाली जो मेथड अपनी, वो दोस्तों कौन सी है? डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इसमें दे रखा मदर टंग, मातृभाषा, और मातृभाषा के ऊपर जोर देने वाली जो मेथड वो कौन सी है? जीटी मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा है रूल्स ऑफ ग्रामर। रूल्स ऑफ ग्रामर इज टॉट इन जीटी मेथड। ग्रामर के जो नियम है वो पढ़ाए जाते हैं कौन सी मेथड में? जीटी मेथड में पढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात ट्रांसलेशन इन हिंदी, हिंदी में। ठीक है, यानी ए फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज बेस्ट एसिम्युलेटेड इन मदर टंग थ्रू ट्रांसलेशन। बात सही है, यानी अनुवाद के माध्यम से विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं वो अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। किसमें? मातृभाषा में घुल मिल जाते हैं। जो ऐसी जो विधि है अपनी, मेथड है, वो कौन सी है जो इसके ऊपर स्ट्रेस देती है? वो है जीटी मेथड। तो आपका यहां पे सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? क्या? डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश या फिर टारगेट लैंग्वेज इन मीनिंगफुल सिचुएशन। ठीक है, यानी अंग्रेजी भाषा जो है या अपनी जो टारगेट लैंग्वेज कौन सी अपनी? इंग्लिश है। ठीक है, उसका प्रत्येक रूप से प्रयोग, और वो भी मीनिंगफुल सिचुएशन। ठीक है, अर्थ युक्त जो स्थिति है उसमें उसका यूज करना। क्वेश्चन को ढंग से समझना। इफ ए टीचर यूजेज ए सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स। मोनोलॉग जानते हो? शवगत होता है, शवगत, जैसे सोलिलोकी नहीं होता क्या? और मोनोलॉग अक्सर काम में लिया जाता है, ड्रामा जो होता है उसमें काम में लेते हैं अपन। ठीक है, इफ द टीचर यूजेज ए सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स, स्वगत कथन होते हैं, स्वगत जो बातें होती हैं, ठीक है, उनका यानी काफी संख्या में उनका प्रयोग करता है। इंटरपास्ट विद एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन टीचर एंड पीपुल, और बीच बीच में क्या करता है? बीच बीच में क्वेश्चन है, आंसर है, ठीक है, उनका आदान प्रदान करता है। और वो किसके बीच में होता है आदान प्रदान? टीचर एंड पीपुल, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी, अध्यापक और छात्र के बीच में। ही मस्ट बी प्रैक्टिशनर ऑफ, तो वह कलाकार होगा। किस चीज का कलाकार होगा? यानी किस में पारंगतता होगी, उसमें निपुणता कौन सी विधि के अंतर्गत होगी? तो वो कौन सी होगी? डायरेक्ट मेथड ही होगी।
यही आपका आंसर होगा, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड, कौन सी बात है जो डायरेक्ट मेथड के बारे में सही नहीं है। पहला है एम्फेसाइज ऑन द ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज है उसके ऊपर जोर देना। नेक्स्ट है इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, ठीक है, स्पीच प्रैक्टिस के ऊपर जोर देती है, बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, इसके ऊपर जोर देती है। तो अभाव किसका है, ग्रामर रिसाइटेशन, ग्रामर जो है के नियम है वो अक्सर इसमें नहीं पढ़ाए जाते, ये इसकी शॉर्टकमिंग बोल सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि ये बिंदु क्या है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, किसके संदर्भ में, डायरेक्ट मेथड के संदर्भ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी ओर नजर डालें। द प्रिंसिपल फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, मतलब मुख्य जो विशेषता है डायरेक्ट मेथड की वो कौन सी है, ये जानना है। पहला ऑप्शन है यूज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेटिव लैंग्वेज, व्हाट इज आवर नेटिव लैंग्वेज, व्हाट इज आवर मदर टंग, व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज का कोई लेना देना थोड़ी है इसमें। नेटिव लैंग्वेज जो है उसका रोल होता है वो जीटी मेथड में होता है, ठीक है। यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, और इंग्लिश क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। दोस्तों इंग्लिश के बारे में अपन बोल सकते हैं इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन एसोसिएट लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए ट्रेडिशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लिंग्वा फ्रेंका। लिंग्वा फ्रेंका का मतलब क्या होता है, विचारों में आदान प्रदान कराने वाली भाषा, ठीक है। और वैसे इंग्लिश को अपन बोल सकते हैं इंग्लिश इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंग्लिश इज विंडो ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऐसी खिड़की जिसमें खड़ा होकर हम पूरा संसार देख सकते हैं। अर्थात आप अंग्रेजी भाषा के बारे में जानते हैं तो आप विश्व का कोई भी राष्ट्र होता है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अपने विचारों में आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। कब होते हैं, व्हेन यू नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन एक बात और याद रखना, इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में केवल इंग्लिश ही नहीं आती। हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, हमारी जो मातृभाषा होती है, इसके अलावा कोई भी राष्ट्र की भाषा होती है जो हमारे लिए क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें ये कोई नहीं है कि प्रत्येक भाषा उसके बारे में है। और मिनिमम यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज जो उसका मिनिमम जो है वो यूज किया जाता है, नहीं मैक्सिमम यूज होता है टारगेट लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहां पे है यूज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज, यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा होगा, टारगेट लैंग्वेज वाला होगा। कमी अगर पूछी, मैन शॉर्ट कमिंग पूछ रहा है डायरेक्ट मेथड की सबसे कमी, तो ये तो अच्छा ही इसकी विशेषता है, अच्छी बात है कि फ्लुएंसी के ऊपर जोर देता है। द लर्नर इज ओवर एक्सपोर्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो क्या होता है, जटिलताएं, कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू लिसन टू स्पीक लैंग्वेज, इट डज नॉट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी, वही पार्ट आ गया। अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका, ओवर एक्सपोर्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यही क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड इंक्रीज द स्टूडेंट्स कैपेसिटी। ये चार बातें हैं, ध्यान से सुनना देखना। एक तो है टू हियर, ग्रामर डायरेक्ट मेथड जो है वो बच्चे में ये चार प्रकार की कैपेसिटी है, वो किस प्रकार से बढ़ाने पे जोर देती है वो देखना। टू हियर एक है, टू रिकॉल या फिर बोल सकते हैं टू अंडरस्टैंड, एक बोलेंगे अपन टू रिकॉल, रिकॉल का मतलब रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, और एक है टू स्पीक। ग्रामर का डायरेक्ट मेथड जो है बच्चों वो क्या करती है, बच्चे में चार कैपेसिटी डेवलप करती है। टू हियर, बच्चा सुने, और कैसे सुने, एक्यूरेटली। टू अंडरस्टैंड, स्विफ्टली, बच्चा किसी चीज को समझे, बिल्कुल सहजता से समझे। टू रिकॉल, याद करे, और कैसे याद करे, इमीडिएटली। और एक है टू स्पीक, प्रॉम्प्टली या फ्लुएंसी, और बच्चा बोले
बोले कैसे, धारा प्रवाहिता से बोले। इन 4 बिंदुओं के ऊपर स्ट्रेस करने वाली जो मेथड अपनी वो कौन सी है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा होगा यहां पे, टू हियर एक्यूरेटली, कि बच्चा क्या करे, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी सुनता है, ठीक है, वो बिल्कुल सही तरीके से सुने। ठीक है, नेक्स्ट है द मैन एडवोकेट, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले में, माइकल वेस्ट, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन सा करवाया था मेथड का, उस टाइम पे बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी ओर देखिए। द डायरेक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड, इसी मेथड को हम बोल सकते हैं दोस्तों रिफॉर्म्ड मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड कह सकते हैं अपन इसको, और इसी को अपन बोल सकते हैं नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन बाय नेचुरल मेथड, और इसी को अपन बोल सकते हैं इट इज आल्सो नोन बाय रिफॉर्म्ड मेथड। जो ऑप्शन दे रखा है उसका चुनाव कर लीजिए। ठीक है, ये आपका अप्रोप्राइट आंसर होगा, आल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड, 3 नंबर ऑप्शन आ गया। द मेन टीचिंग ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज, डायरेक्ट मेथड में मुख्य रूप से शिक्षण का आधार क्या होता है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षण में क्या आते हैं, कुछ मैगजीन्स आते हैं, और मैगजीन्स के रूप में अपन देखते हैं जैसे नोन टू अननोन, रूल्स टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू रूल्स, सिंथेसिस टू एनालिसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस। वैसे क्या आता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट या अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू टिपिकल्ट या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो डायरेक्ट मेथड जो वो क्या है, आगे बढ़ती किस रूप में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर फ्रॉम क्या बोलोगे, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट होता मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर, सामान्य से जटिल की ओर। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं नॉन टू अननोन, और वैसे अपन बोल सकते हैं एग्जाम्पल टू रूल्स, उदाहरण से नियमों की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर सॉल्यूशन का वर्क है वो पूरा हो गया। उम्मीद करता हूं सबको आपको ठीक लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इसी क्रम में आगे अपन पढ़ते जाएंगे। अधोलिखितेषु पुल्लिंगे प्रयुक्तम अस्ति, नीचे लिखे हुए में से पुल्लिंग में है। तो देखिएगा जो ये उपसर्ग शब्द होता है, इस उपसर्ग में उप प्लस सीरीज यानी कि यहाँ पे है प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो बराबर हमको जो पढ़ना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, उपसर्ग। हमको जानना है कि जो यहाँ उपसर्ग हम देख रहे हैं, इस उपसर्ग का राइट आंसर आप ये मानेंगे कि नीचे लिखे हैं उनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो वो कौन है, उपसर्ग। संधि नित्य रूपेण न भवति, यानी कि नित्य रूपेण का मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि संधि अनिवार्य नहीं होती है। कहाँ अनिवार्य न भवति, कहाँ नहीं होती है, अखंड पदे, अखंड पद के अंदर संधि अनिवार्य होती है। और धातु और उपसर्गों के मध्य भी संधि अनिवार्य होती है। इसके बाद में समास, समास के अंदर भी संधि अनिवार्य होती है। और वाक्य, वाक्य के अंदर संधि होती है विवक्षाधीनम, विवक्षाधीनम, यानी कि विवक्षाधीनम का मतलब समझना है आपको इच्छा के अनुसार। आपको इच्छा के अनुसार संधि करनी है विवक्षाधीनम में, वाक्य में। अब अगला प्रश्न की आदेशो भवति, आदेश होता है। आदेश कहाँ होता है, यण या आदि में, गुण या वृद्धि में, सवर्ण दीर्घ में, या पूर्व रूप पर रूप में। देखिएगा ये कह रहा है आदेश, और आदेश की स्थिति बनती है, वो बनती है केवल एक में, और केवल एक कौन है, यण में और अयादि में। एक तो होता है यणादेश, एक तो होता है यणादेश, और एक बनता है तुम्हारा अयाध्यादेश है, ये अयाध्यादेश बनता है। तो इन दोनों के लिए पढ़ा गया है, यण के लिए यणादेश, अयादि के लिए अयाध्यादेश। और गुण और वृद्धि के अंदर एकादेश पढ़ा गया है, और दीर्घ के अंदर भी एकादेश पढ़ा गया है। और आपको जो अगला देखना है पूर्व रूप और पर रूप के लिए भी क्या पढ़ा गया है, एकादेश पढ़ा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न अधोलिखितेषु असत्य वर्गम चिनुत, नीचे लिखे हुए में से असत्य वर्ग का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो है असत्य वर्ग है उसमें से हमको देखना है कि प्रति प्लस अहम अत्र गंतव्यम, इसका तो बन जाएगा प्रति प्लस अहम, जो भी आगे लिखा हुआ है, प्रति प्लस अहम अत्र गंतव्यम। और करोत्येव का बन जाएगा करोति प्लस एव, करोति प्लस एव बन जाएगा। और बराबर इन दोनों में जो संधि है यण वो बिल्कुल है। जबकि हमको असत्य वर्ग छांटना है, वृद्धि, वृद्धि में सह प्लस एव बन जाएगा, यानी कि सह प्लस एव, ये वृद्धि जैसी स्थिति आ रही है। और
कृष्णोत्कंठम, कृष्णोत्कंठम में कृष्ण प्लस औत्कंठम बन जाएगा, जो भी है औत्कंठम बराबर यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी वृद्धि की स्थिति है। फिर ये कह रहा है गुण, यानी कि इसका तुमको बनाना है सौर प्लस ऊर्जा, और ये सौर प्लस ऊर्जा जो है इस रे में से ए लेना है, ऊर्जा का ऊ लेना है, दोनों का यहाँ पे गुण कर देना है, तो ये गुण सौर्जा में सौर प्लस ऊर्जा बराबर गुण की स्थिति बन रही है। और एक कोण में एकह प्लस एकह प्लस पुनः ये स्थिति बनती है, एक प्लस पुनः, ये एक और ऊन कै में से ए ले लेना है, ऊन का ऊ ले लेना है, तो बराबर यहाँ पर भी किसकी स्थिति बन जाएगी, ऊन की बन जाएगी। अब देखते हैं हम कि अयादी में साई को परी, साई को में ये अयादी जैसी स्थिति नहीं बन रही है, और विभिन्न परी, इसमें जो उदाहरण आया है विभिन्न प्लस उपचारण है, तो यहाँ पर किसकी स्थिति बन रही है, गुण की। विभिन्न प्लस उपचारण है, यहाँ पे गुण जैसी स्थिति बन रही है, और यहाँ पे साई को परी में भी ये अयादी की स्थिति नहीं है, इसलिए असत्य वर्ग क्या है, यही होगा। अयादी में साई को परी और विभिन्न उच्चारणों में अयादी संधि नहीं है। अगला उदाहरण आपको देखना है कि असत्य कथन चिनुत, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो माहेश्वरी सूत्राणि चतुर्दश सन्ति, माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। माहेश्वरी सूत्राणाम अंते, माहेश्वरी सूत्रों के अंत में विद्यमाना नाम, विद्यमान, ये जो न क न च आदि वर्ण आते हैं, इत्यादि वर्णा नाम इत संज्ञा, इत्यादि आदि वर्ण नाम वर्णों की जो इत संज्ञा होती है उससे लोपः भवति, लोप हो जाता है। एतेषां लोपस्य मुख्य प्रयोजनम अस्ति, एतेषां इनके लोपस्य लोप का मुख्य प्रयोजनम अस्ति, जो मुख्य प्रयोजन है, ये न क न च का जो लोप करते हैं इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार की सिद्धि, बिल्कुल होता है। माहेश्वरी सूत्रेषु है वर्ण तथा अण प्रत्याहार, एक तो माहेश्वरी सूत्रों में है वर्ण 2 बार आता है, यही कहना चाह रहा है, और ये अण प्रत्यय जो होता है अण प्रत्याहार, ये भी कितनी बार आता है, द्वितीय बार आया थी, 2 बार आता है, बिल्कुल आता है। फिर ये कह रहा है प्रत्याहार शब्द से अर्थ है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है, देखो हमने यहाँ पे वर्णना क्या लिख दिया है, वर्णा ना, और इस मैं को अनंत कर दो, ये वर्णा नाम, ये वर्णा नाम बन गया। अब इस में से कौन सा स्वर निकला है, ए, और ये ए संक्षिप्तीकरण बन गया, ए संक्षिप्तीकरणम, ए संक्षिप्तीकरणम। अब ये कह रहा है कि प्रत्याहार शब्द का अर्थ वर्णों का असंक्षिप्तीकरण। अगर ये होता कि वर्णों का संक्षिप्तीकरण तो फिर उत्तर सही होता, लेकिन ये कह रहा है प्रत्याहार शब्द का अर्थ है तो वर्णों का असंक्षिप्तीकरण, ये असंक्षिप्तीकरण नहीं होता है, संक्षिप्तीकरण होता है प्रत्याहार का मतलब, इसलिए ये इसका असत्य कथन हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बस हमने इस मैं को ही देखना है कि अगर आपने इस मैं को हलंत कर दिया तो इसमें से क्या निकल जाएगा, ए, और आगे जोड़ देना है तुमको असंक्षिप्तीकरण। अगला प्रश्न, पाठशाला विधि अस्ति, कि पाठशाला विधि है, कौन सी विधि है पाठशाला, तो पाठशाला विधि में देखा गया है कि नवीन विधि नहीं है, प्राचीन विधि बिल्कुल है, न किमापि होगा नहीं, और नवीनतम उपागम विधि में ये होती नहीं है, इसलिए पाठशाला विधि किसमें आ जाएगी, प्राचीन विधि में। भंडारकर विधि अस्ति, भंडारकर विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, या वाद विवाद विधि है, या पारायण विधि है, या सभी है, तो ध्यान रखिएगा कि भंडारकर विधि को ही व्याकरण अनुवाद विधि कहा गया है। भाषायाः प्राण तत्व मन्यते, भाषा का प्राण तत्व माना जाता है, तो भाषा का प्राण तत्व सूत्र को मानते हैं, या व्याकरण को मानते हैं, या कथा कथन को मानते हैं, या प्रश्न उत्तर को मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो भाषा है उस भाषा का प्राण तत्व व्याकरण को माना जाता है, किसको, व्याकरण को माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भारतीय पाठ्य पुस्तक विधेय समर्थक आसीत, कि भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के जो समर्थक माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, वो वेस्ट महोदय माने गए हैं, डॉक्टर आर.के. भंडारकर नहीं माने गए हैं, स्किनर इसका उत्तर होगा नहीं, और लॉर्ड मैकाले इसका उत्तर होगा नहीं। तो भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के जो समर्थक है वो कौन है, डॉक्टर वेस्ट महोदय, इनको भारत में सेवे जाता है। इसके बाद में
अगला प्रश्न है हर वर्टीय विधेय प्रथम तथा अंतिम सोपान। तो हर वर्टीय विधि का पहला और अंतिम सोपान कौन सा है? तो आपने पढ़ा ही होगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रस्ताव, प्रस्तुत, तुल्य, सामान्य, प्रयोग, तुलना रह गया। तो पहला तो कौन आ रहा है? प्रस्तावना, और अंतिम कौन आ रहा है? प्रयोग। तो ये तो कौन सा हो गया तुम्हारा? प्रस्तावना प्रथम हो गया, और ये प्रयोग कौन सा हो गया तुम्हारा? अंतिम हो गया। इसलिए इसका सही आंसर भी क्या होगा? यही होगा। हर वर्टीय विधि का पहला और अंतिम सोपान कौन हो गया? प्रस्तावना और प्रयोग हो गया। काव्य शिक्षण से शुष्क विधि, यानी कि काव्य शिक्षण की शुष्क विधि तुलना विधि को नहीं मानते हैं, शुष्क विधि व्याख्या विधि को नहीं मानते हैं, और भाष्य विधि को भी नहीं मानते हैं। ये काव्य शिक्षण की विधि की बात करता है। तो काव्य शिक्षण की जो शुष्क विधि, सूखी विधि कही है, वो किसको कहा है? भाषानुवाद विधि को कहा है। घटे समुद्र पूर्णम, यानी कि घड़े में समुद्र के बराबर, यानी कि घड़े में समुद्र के जल को भरना, क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव होता है व्याकरण के अनुसार। तो ये कह रहा है कि जिस प्रकार से घड़े में समुद्र के पूरे जल को भरा जाना संभव है क्या? बिल्कुल है। तो इसी प्रकार से मान लीजिएगा अकह, ये सवर्णे एक सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घ, ये एक सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अब ये अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र ये कहता है कि अया के बाद अया आता है, ई के बाद ई आता है, उ के बाद उ आता है, री के बाद री आता है, तो इनके स्थान पर क्रम से दीर्घ आ, ई, उ, री एकादेश हो जाता है। आपने इतनी लंबी हिंदी जानी, इतनी लंबी हिंदी को संक्षिप्त में समझाना, ऐसे समझो जैसे सागर के जल को घड़े में पिरो दिया हो, लंबे सारे नियम को संक्षिप्त सूत्र में समझा दिया गया हो। तो बराबर घटे समुद्र पूर्णम विधि जो कहा है वो किसको कहा है? सूत्र विधि को कहा है। कंफर्म? इसके बाद अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न कह रहा है कंठस्थीकरण ऊपरी अधिकम बलम दीयते, कि कंठस्थीकरण के ऊपर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि है? कंठस्थीकरण के ऊपर बल देने वाली जो विधि है वो कौन सी विधि है? यहाँ पर कथाकथन विधि है, या सूत्र विधि है, या फिर पारायण विधि है, और या फिर यहाँ पे कौन सी विधि मानी जाएगी? वाद विवाद विधि मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि कंठस्थीकरण के ऊपर ध्यान देने वाली विधि है वह मानी जाएगी पारायण विधि। पारायण विधि वैदिक छात्रों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करने के काम आने वाली विधि है, और यहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले बालक शेष और कंठस्थीकरण करते थे, इसलिए इस विधि को कंठस्थीकरण विधि के नाम से जाना गया। प्रदत्त पदानाम आधारेण असत्य संधि विच्छेद पदस्य चयनम कुरुत, ये कह रहा है कि प्रदत्त पदों के आधार पर, प्रदत्त पदों के आधार पर असत्य संधि विच्छेद, असत्य संधि विच्छेद, सत्य नहीं असत्य, तो तल्लीन का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन बिल्कुल होता है, सही है, और रुष्यति प्लस एस है, बिल्कुल होता है, सही है, और बल अधिकेन अपि, यानी कि बल प्लस अधिकेन प्लस अपि, यहाँ पे डबल संधि का काम हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे धनंजयी इति जो बन रहा है, ये हमको जो अयादि जैसी स्थिति बन के आ रही है वो यहाँ पे नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, इसलिए असत्य के अंदर क्या आ जाएगा? यही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में संस्कृत शिक्षणम भवति, संस्कृत शिक्षण होता है। तो संस्कृत शिक्षण कैसा होता है? संस्कृत शिक्षण भावात्मक नहीं होता, आध्यात्मिक नहीं होता, और प्रेरणात्मक भी नहीं पढ़ा गया है। प्रश्न के अनुसार, मेथडों के अनुसार संस्कृत शिक्षण क्रियात्मक शिक्षण होता है। अब अगला प्रश्न कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? ये तो देखो, ये तो कौन था? सदस्य, ये सदस्य, ये भी सदस्य था, सदस्य थे ये भी। वसुधा कामत भी कौन रहे हैं? सदस्य रहे हैं। और के कस्तूरी रंगन इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि अस्माभि अवश्यमेव स्वीकार्यम्, हमारे द्वारा अवश्य स्वीकार करना चाहिए, यदि हमारे द्वारा ये अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि खाली जगह यदि दिया जाता है तो तभी तो शिशवः शिशु वयस्कै प्रदत्तेन संयुज्य, वयस्कों के द्वारा प्रदत्त संयुज्य जो नूतन ज्ञान है उसको सृजंती प्राप्त करते हैं। क्या दिया जाए? रिक्त स्थान की पूर्ति। ये कहना चाह रहा है कि हमारे द्वारा अवश्य ही स्वीकार किया गया है, करना चाहिए कि यदि बच्चे को स्थान दिया जाए, यदि बच्चे को समय दिया जाए, या बच्चे को स्वतंत्रता दिया जाए। तो ये कहा गया है कि यदि बच्चे को स्थान, समय और स्वतंत्रता दी जाए तो बालक अवश्य ही नए ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? इसका 4 होगा। और यह मैंने
पूर्ववाक से उठाया है। जो सरकारी किताबों का पूर्ववाक होता है उस पूर्ववाक से इस प्रश्न को उठाया है। अगला प्रश्न, विद्यालयस्य कार्यक्रमे कार्यपद्धतौ परिवर्तनम् अपेक्षन्ते। विद्यालयस्य कार्यक्रमे, विद्यालय के कार्यक्रम में जो कार्य की पद्धति है उसमें परिवर्तनम् अपेक्षन्ते, परिवर्तन अपेक्षित होता है। कैसे होता है? वार्षिक या मासिक या दैनिक या षाण्मासिक। यानी कि विद्यालय के कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्य की पद्धति में परिवर्तन तो होता है, पर कैसा होता है? दैनिक। अर्थात ये कहा गया है कि विद्यालय के जो टाइम टेबल है, विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है, उसमें प्रतिदिन परिवर्तन किया जाना चाहिए। और ये सवाल भी हमने कहां से उठाया है? ये सवाल भी पूर्ववाक से उठाया है, पुस्तकों की जो सरकारी पुस्तकों का पूर्ववाक है उससे उठाया है। अधोलिखितेषु सम्यकम चुनुत, नीचे लिखे हुए में से सही चुनिए। तो सही चुनने की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना कि सडानम और जो ये अजंत हैं, सडानम और अजंत ये जसत्व संधि के उदाहरण हैं, बिल्कुल हैं। पेष्टा, चक्रिन, ढोक्से ये भी इष्टत्व संधि के उदाहरण हैं, बिल्कुल हैं। और इसके बाद में अगला जो कहा है शिवोबंध है और यशोदा, शिवोबंध यशोदा ये भी सर्ग के पढ़े गए हैं, बिल्कुल पढ़े गए हैं। और प्र प्लस एज थे, देखो प्र प्लस एज थे, यहाँ पे कौन सी संधि की स्थिति बन रही है? यहाँ पे संधि की स्थिति बन रही है पररूप की, और जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पूर्व रूप। उपोसती में उपो प्लस ओसती, अब यहाँ पर भी कौन सी संधि की स्थिति बन रही है? यहाँ पर भी ओ आया है, तो बराबर पररूप संधि की स्थिति बन रही है, जबकि हमने यहाँ क्या लिखा है? पूर्व रूप। तो ये गलत है। बराबर कौन कौन से सही हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा। तो केवल पहला दूसरा सही है, ये सम्यकम सही चुनिए, सही चुनिए। तो पहला, दूसरा, तीसरे की बात करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े, संधि संदर्भ या संगतम चिन्ह। संधि शब्द के बारे में असंगत चुनिए। देखो संधि शब्द के बारे में असंगत चयन की बात कर रहा है। संधि शब्द पुल्लिंग अस्ति, संधि शब्द पुल्लिंग में है, बिल्कुल है। संधि शब्द तत्सम होता है, बिल्कुल होता है। और विग्रह इसका विलोम होता है, बिल्कुल होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। लेकिन संधि शब्द में समुपसर्ग होता है, लेकिन दुधान धातु नहीं होती। धातु का नाम होता है डूधान। क्या होता है? डूधान होता है। और धी प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय का नाम होता है कि। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि असंगत। तो असंगत कौन आ गया? असंगत यही आ गया। फिर मनीषा पदस्य संधि विच्छेदम भवति, मनीषा पद का संधि विच्छेद है। अब बताइएगा कि मनीषा पद का संधि विच्छेद क्या होगा? मनस प्लस ईसा 1 नंबर, या मन प्लस ईसा 2 नंबर, या मनस प्लस ईसा 3 नंबर, या मनीषा मन प्लस ईसा। तो देखिएगा संधि विच्छेद इसका जो बनता है वो बनता है मनस प्लस ईसा, यानी कि पररूप संधि के अंदर हम इनको पढ़ते हैं तो मनस प्लस ईसा ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रेषु शुद्ध लेखनस्य शुद्धोच्चारणस्य च क्षमतायाः विकासो भवति। यानी कि छात्रों में शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण की जो क्षमता का विकास होता है वो किससे होता है? वह या तो पारायण विधि से, या कथाकथन विधि से, या व्याकरण विधि से, या सूत्र विधि से। तो हमको देखना है कि छात्रों में जो शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण की क्षमता का जो विकास करने वाली विधि है उस विधि का नाम होता है व्याकरण विधि। कौन सी विधि होती है? व्याकरण विधि। 1835 ईस्वी वर्षे लॉर्ड मैकाले महोदय या शिक्षा प्रणाली प्रदत्ता, यानी कि 1835 ईस्वी वर्ष में लॉर्ड मैकाले महोदय के द्वारा या मानी जो शिक्षा प्रणाली प्रदत्त की गई है, तस्याः उसी का विकसित रूप 1835 ईस्वी वर्ष में लॉर्ड मैकाले महोदय ने जो शिक्षा प्रणाली प्रदान की थी, तस्या विकसित रूपमेव, उसी का जो विकसित रूप है वो कौन सी विधि है? बताइए, क्या सूत्र विधि आएगी, या फिर वाद विवाद विधि आएगी, या कथाकथन विधि आएगी, या व्याकरण अनुवाद विधि आएगी? तो जो व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ी गई है वो इसी का विकसित रूप पढ़ी गई है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकम विधि अस्ति। पाठ्य पुस्तक विधि कैसी है? तो जो पाठ्य पुस्तक विधि है वो मनोवैज्ञानिक तो हो नहीं सकती, सर्वव्यापी उत्तर होगा ही नहीं, और सामाजिक ही है नहीं, तो पाठ्य पुस्तक विधि कैसी हो गई? मनोवैज्ञानिक की विधि हो गई। पाठ्य पुस्तकों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कौन से रखा गया है? अब नपुंसकलिंगे प्रयुक्तम, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो यू का लक्षण। यहाँ पे तुमको देखना है कि जितने भी ये द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, समाहार द्वंद्व के, जैसे यू का लक्षण,
ये नपुंसक होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नपुंसक लिंग, है ना। एकाक्षर नपुंसक नहीं होते, अक्षर नपुंसक चावल नवीन नहीं है। स्तुति में कृत्रिम प्रत्यय नपुंसक नहीं हो सकता, तो बराबर यू का लिखना इसका उत्तर हो जाएगा। चक्षु रोग। अब चक्षु रोग में तुमने रोरी और ढलो पे पूर्वज से दीर्घों दो सूत्र पढ़े होंगे, इसको पढ़ना होता है चक्षु, और चक्षु के बाद में क्या है, रोरी। व्याकरण का नियम ये कहता है कि यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी रह आया हो और यहाँ भी रह आया हो, तो पूर्व वाले रह का लोप हो जाएगा, और यहाँ अगर छोटा उ आया है तो इसका बड़ा उ हो जाएगा, और ये क्या बन गया, ये बन जाता है, ये बन जाता है चक्षु, और उधर से रोग जो का उतार दिया जाएगा, क्या बन जाएगा, चक्षु रोग है। ये रूरी और ढलो पे पूर्वस्य दीर्घों सूत्रों से सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है बड़ाई संदा है, असत्यम चिन्ह, असत्य चुनिए। इधर तो प्रत्याहार दे दिया है और इधर उसके वर्ण दे दिए हैं। अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार का मतलब है ए ई उ ने, अण अर्थात ऐसे लेकर न तक कौन कौन से वर्ण आ गए, ए ई उ। तो अण प्रत्याहार में देखिएगा ए ई उ, ये सही है। पूछना क्या है, असत्य। अक प्रत्याहार, अक का मतलब है ए ई उ ने री लिरी का, ये री लिरी का। अब ये कह रहा है अक ऐसे लेके क तक बराबर ए ई उ री लिरी, ए ई उ री लिरी बराबर ये अक प्रत्याहार के वर्ण भी सही है। इक, इक का मतलब है ई से लेके क तक, ई उ री लिरी, ई उ री लिरी बराबर ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एंग की बात कर रहा है, देखो ए ओ ग, और ये आई औ और ये च। अब ये कौन से प्रत्याहार की बात कर रहा है, एंग प्रत्याहार की, अर्थात ए से लेकर न तक ए और ओ दो वर्ण आने चाहिए, पर हमने यहाँ क्या लिखा है, ए तो सही लिखा है लेकिन ओ को गलत कर दिया, औ को गलत कर दिया। हमने ओ के बजाय क्या लगा दिया है, औ लगा दिया है, जो इस एक प्रत्याहार में नहीं आता। बराबर ये क्या पूछ रहा है, असत्य, तो इस औ ने इस उत्तर को गलत कर दिया, बराबर इसका आंसर यही होगा। अब अगला प्रश्न कहता है अचो अंत्यादि। एक सूत्र का नाम होता है अचो अंत्यादि टी, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अचो अंत्यादि टी। मार्तंड पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, मार्तंड पद का संधि विच्छेद कीजिए, तो मार्तंड पद का संधि विच्छेद मृत प्लस अंड बन जाता है, और ये इसका राइट आंसर हो जाता है। असत्यम चिन्ह, असत्य चुनिए, तो जहत प्लस लक्षणा तय के बाद में ले आ रहा है तो तय का लय बन जाएगा, ये जहल लक्षणा बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और अहम प्लस धावामी, तो आधे में के बाद व्यंजन आ रहा है तो इस में को अपने से पहले पे अनुस्वार में बदल दो, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, अनुस्वार, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तोरली लघु संधि हो जाएगी, यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगी, और यहाँ पे उद प्लस डयन, तो दै के बाद में कौन आ रहा है, डय, तो इस दै के स्थान पर ही डय का क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा, उड्डयन बन जाएगा, बराबर ये भी सही है। और ये अंक प्लस जो कित है, ये संधि जैसी स्थिति नहीं बनती है यहाँ पर, बराबर असत्य के अंदर यही पढ़ा जाएगा, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई है, ठीक है। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा आपके पास में, क्रय मूल्य हो जाएगा 2709 इंटू 27 कर लीजिएगा आप, ठीक है। देखिएगा 9 7 63 और ये 6 आ गया 0, 7 7 49 4 और 7 दूने 14 और 4 कितना हुआ 18, मल्टीप्लाई 9 दूने 18 हो जाएगा आपके पास में, 7 दूने 14 और 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 14 आपके पास में, 9 और 1 10 और 1 कितना हो गया 11, ठीक है। 8 और 4 कितना हुआ 12 और 1 कितना 13 और ये 6 और 1 कितना 7। तो इस प्रकार से आपके पास में 73,143 रुपये आ गए, ठीक है। 73,143 रुपये में आपने टोटल खरीदा है। इस दर से खरीदी, उन्हें सुखाने के बाद में 97.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो सुखाने के बाद में मुझे ये बताएगा कि ये जो 2709 है, 2709 का 1/3 रह जाएगा,
1/3 इसका रह जाएगा, तो बताओ वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 903 किलोग्राम आ जाएगा। और 903 किलोग्राम को आप 97.5 रुपए की दर से बेचना चाहते हो तो बताइएगा मुझे, 903 है, इसको मैं 97.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा 5 3 15 आ जाएगा और 5 9 कितना आएगा, 45। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 3 21 है और 9 7 कितना, 63। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 3 कितना होगा, 27 है और 9 9 81। एटलीस्ट देखिएगा आपके पास में डेटा क्या आते हैं, 5 2 और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा, 1 और 4 और 4 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। और फिर एक असल की लगेगी, 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपके पास में। और ये देखिएगा 8, ये 8 हो गया। ठीक है, एक अंक छोड़ के आपको डेसिमल दशमलव लगाना है तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब आपका टोटल ये जो एसपी आ गया इसमें से ये 88,042.5 में से आपको कितना घटाना है, 73,143 घटाना है 0.0। ठीक है, बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, इधर तो 0.5 आ जाएगी। ठीक है, 3 घटाओगे, 2 में से 3 नहीं घटता तो बताओ 12 में से 3 घटाया कितना बचा आपके पास में, 9 बच गया, कितना 9। और ये आपके पास में 5 हो गया इधर, और ये 14 में से 5 गया, बताओ कितना आया, 9 आया। ठीक है, ये 2 हो गया, 10 में से कितना गया आपके पास में, 2, तो कितना बचा, 8 बच गया आपके पास में, 4 हो गया, 4 बचा, और ये कितना हो गया, 14,899.5। ठीक है, 14,899.5 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। इतने रुपए का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में संबंध क्या होगा। 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से अधिक होता है। अगर इस प्रकार की दर दे रखी है, ब्याज संयोजन यदि वार्षिक है तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही क्या रहते हैं, समान रहते हैं। 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज की क्या रहता है, इक्विवेलेंट ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रमन ने पिछले वर्ष निम्न सारणी के अनुसार बिक्री की जो इस प्रकार से है। ठीक है, पहले उसने सेव 2457 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से और आलू इसने 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे हैं। ठीक है, अन्य सब्जी इसने 1040 किलोग्राम 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, साबुन की टिकिया इसने 2005 किलोग्राम 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो बताइएगा क्या बता रखा है, पिछले वर्ष बेचे गए सेवों की संख्या, ये कह रहा है कौन सा ज्ञात नहीं किया जा सकता, पिछले वर्ष बेचे गए सेवों की संख्या बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वर्ष इसके गत वर्ष इसके द्वारा बेची गई सेवों की संख्या 2457 किलोग्राम सेव बेची इसने 20 रुपए प्रति किलोग्राम की सेव की दर से, तो कुल मूल्य आप निकाल सकते हो। पिछले वर्ष बेचे गए आलू का कुल मूल्य भी निकाल सकते हो जब आपको कुल वजन दे रखा है और आपको क्या दे रखी है, दर दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है पिछले वर्ष बेचे गए सामान का कुल क्रय मूल्य, बिल्कुल सामान का कुल क्रय मूल्य भी आप निकाल सकते हो। पिछले वर्ष बेचे गए साबुन की प्रति टिकिया का मूल्य, प्रति टिकिया नहीं निकाल सकते, प्रति किलोग्राम का निकाल सकते हो, प्रति किलोग्राम का आप निकाल सकते हो, प्रति टिकिया का मूल्य आप नहीं निकाल सकते। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 4th होगा, जिसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, मोना ने एक पर्स 20% छूट के साथ यदि खरीदा है, यदि पर्स पर अंकित मूल्य 350 रुपए हो तो मोना ने पर्स के लिए कितने रुपए दिए हैं। मतलब 20% छूट शामिल है तो अंकित मूल्य MRP 350 है। मोना ने 20% छूट पे खरीदा है तो 80% रुपए में खरीदा है उसने। एटलीस्ट मेरे पास में 8 5 40 और 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 280 रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, 4th हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नीरा ने 50 सेव खरीदकर 40 सेव उतने ही रुपए में बेच दी जितने में उसने 50 सेव खरीदी थी। 40 सेव उतने ही रुपए में बेच दी, तो बताइएगा 40 सेव का विक्रय मूल्य 40 SP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बताओ 50 सेव खरीदे थे, 50 का क्रय मूल्य, तो 50 का क्रय मूल्य 50 CP लिख दूं, कोई दिक्कत बताओ। तो यहां से मेरे पास में CP अनुपात SP कितना आएगा, CP अनुपात SP आएगा कितना, 50 अनुपात कितना 40। ठीक है, सॉरी, CP अनुपात SP कितना आएगा आपके पास में 40 अनुपात कितना 50। ठीक है, तो बताओ लाभ कितने का हो रहा है आपको, यहां से प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 40 पर हो रहा है, इनटू क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 का भाग दूंगा तो कितना प्रतिशत आएगा,
25% आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, एक समय चीनी के भाव में 20% गिर जाते हैं, तब एक परिवार अपना खर्च पूर्ववत रखना चाहता है तो चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा। तो बताएगा चीनी का पहले जो मतलब मूल्य था वो मान लेता हूं 100, और आज जो मूल्य है वो कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। अगर खर्च पूर्ववत रखना चाहता है तो उपभोग को कितना बढ़ाएगा, 20 रुपए की एक्स्ट्रा कंजप्शन करेगा, कितने पर, 80 रुपए पर करेगा, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। बताओ 20 का भाग 80 में 4 बार और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 25 बार। तो एटलीस्ट कितना आएगा, 25% क्या कर देगा, उपभोग को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। विष्णुप्रिया ने एक बैंक से 4,000 रुपए, दूसरी से 6,000 रुपए उधार लिए। 4,000 रुपए की राशि 5% की वार्षिक दर से और 6,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। ठीक है, लेकिन देखो दोनों ही धनराशियां 4 वर्ष बाद में दे रहा है अगला, तो कितना ब्याज देगा कुल। ठीक है, तो 4,000 रुपए पर 5% की दर से, तो 4,000 रुपए पर आप 5% की दर से 4 साल का ब्याज निकाल लो। ठीक है, कितने वर्ष का, 4 साल का, प्लस 6,000 रुपए की जो राशि है इस पर 4% की दर से 4 साल का ब्याज निकाल लो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, देखिए 5 4 20 होता है, 20 चौक 80 हो गया, 800 रुपए, तो ये आ गए प्लस से, ये 16 6 96 होता है, 960 रुपए एक आ गया आपके पास में। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास में टोटल जो ब्याज के रूप में राशि है वो कितनी आ गई, 1760 रुपए आ गई, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, 1760 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, मां ने बाजार से कुछ संतरे खरीदे, यदि वह प्रत्येक बच्चे को 2 संतरे देती है तो बताओ उसके 4 संतरे शेष बच जाते हैं। तो माना माता के साथ जो बच्चे हैं, जो बच्चों की संख्या है उनको कितना मान लिया, x मान लिया। कितना मान लिया, x मान लिया। प्रत्येक बच्चे को 2 संतरे देती है तो सभी बच्चों को 2x देगी और टोटल उसके पास में 4 और बच जाएंगे। यदि प्रत्येक बच्चे को 3 संतरे देती है तो 3x टोटल बच्चों को दे देगी, कितने कम पड़ जाएंगे, 2 कम पड़ जाएंगे, बराबर आएगा मान दोनों से। ठीक है, तो बताएगा 2x 3x में से घटेगा तो x बचेगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 6। तो ये 6 तो क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको संतरे निकालने हैं, क्या निकालने हैं, संतरे निकालने हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 × 6 प्लस कितना कर दो, 4, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 16 बच्चे और 6 संतरे हो जाएंगे। 16 बच्चे और 6 संतरे कौन से ऑप्शन में है, आपके सेकंड ऑप्शन में है, तो ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सुमन ने बाजार से 12 अभ्यास पुस्तिकाएं 2.5 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से, अनुज ने 12 पेन 1.5 रुपए प्रति की दर से खरीदे, दोनों द्वारा कुल दिया गया मूल्य कितना होगा। तो बताएगा 12 अभ्यास पुस्तिकाएं 2.5 रुपए के हिसाब से कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा, प्लस 12 जो इसने पेन खरीदे हैं या क्या खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं, ये 1.5 रुपए की दर से मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो 12 अभ्यास पुस्तिकाओं का 2.5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, आपके 30 रुपए हो जाएंगे, प्लस 12 अभ्यास पुस्तिकाओं पेन का 1.5 रुपए के हिसाब से कितना रुपए चुकाना पड़ेगा आपको, 18 रुपए चुकाना पड़ेगा। कितना रुपए चुकाना पड़ेगा, 18। टोटल आपके पास में कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राधा बाजार से एक परिष्कृत परस्पर अंकित मूल्य 280 रुपए था। दुकानदार ने कहा कि बहन जी यदि आप पर्स को खरीदोगी तो आपको 100 रुपए पर 20% की छूट दी जाएगी। ठीक है, 100 रुपए पर 20% की छूट मतलब 20 रुपए की छूट दी जाएगी। राधा ने इस पर्स को खरीदा तो उसे कितने रुपए देने पड़े, देखिएगा 280 रुपए जिस पर्स पर अंकित मूल्य है, 280 जिस पर अंकित मूल्य है, यदि उसे 20% की छूट दे दी जाए तो वो 80 रुपए में मिल सकता है। कितने में मिल सकता है, 80% में मिल सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 8 8 64 का कितना होता है, 4, 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है, 22। तो वो कितने रुपए में मिलेगा बताओ, 224 रुपए में मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20% छूट दे दी तो 80% में मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, जगमोहन ने एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है जिन्होंने अपने वेतन x रुपए उधार लिए, वायदा किया कि y वर्ष बाद में वह R% वार्षिक साधारण ब्याज देगा। निश्चित अवधि बाद में उसने कितना राशि लौटाई गई। ठीक है, उसके द्वारा मिश्र धन। तो सबसे पहले मैं आपसे ब्याज पूछ लूं, ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा आपका मूलधन कितना है, x रुपए इंटू दर आपके पास में कितनी है, R/100 इंटू समय कितना है, y वर्ष। तो इसको लिख सकता हूं x RY बटे कितना, 100। और अगर आपको मिश्र धन पूछता है, क्या पूछता है,
मिश्र धन पूछता है तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन आपका अक्ष है प्लस ब्याज क्या है आपके पास में, अक्ष आर वाई बट्टे कितना 100। अगर 100 को अक्ष से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 अक्ष हो जाएगा प्लस अक्ष आर वाई बट्टे कितना हो जाएगा 100। एटलीस्ट आपके पास में ये जो डेटा है वो कहाँ पड़े हैं, 100 अक्ष प्लस अक्ष वाई आर या अक्ष आर वाई बट्टे कितना 100। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे, 5 बल्ब खराब निकले, फेंकना पड़ा, शेष बल्बों को 12 रुपए की दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये बताएगा क्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे तो कितने रुपए में मिले, 2000 रुपए में मिले, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 200 बल्बों में से कितने बल्ब खराब निकले, 5 बल्ब खराब निकले, तो बताओ 5 बल्ब यदि खराब निकल रहे हैं तो 195 बल्ब बचे, कितने बचे, 195 बल्ब बचे और इनको किस हिसाब से बेचा, 12 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से बेचा, ठीक है। तो 12 पंजे 60 होता है तो असल की कितनी लगेगी, 6 लगेगी आपके पास में, ठीक है। 12 नंबर 108 होता है, 108 और 6 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 4 उतार दूंगा मैं, 11 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपके पास में, 12 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास में, 23 हो जाएगा, कितना 23 से। तो बताओ लाभ कितना होगा आपको, लाभ हो जाएगा आपको 340 रुपए का, कितने पर होगा, 2000 रुपए पर होगा, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। एटलीस्ट यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट है और 17% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 17% का जो लाभ आएगा वो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि किसी दुकानदार पर एक जोड़ी रोलर स्केट का मूल्य कितना है, 450 रुपए हैं, ठीक है। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी, तो बिल की देय राशि आपको पूछी है, तो बताओ 450 रुपए पर आपको कर भी जमा करवाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, मान लीजिएगा 5% इस पे टैक्स है, तो बताओ ये 5% निकाल लेता हूं मैं, इसका 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं और 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार, तो एटलीस्ट मेरे पास में वैल्यू आ गई 450 तो था ही था, और कर कितना होगा 45 बट्टे कितना 2, और 45 बट्टे 2 का मतलब कितना होता है 450 प्लस से ये 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 22.5 अगर ऐड करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 472 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 472.5 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, जो कि क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 16% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है और यदि ब्याज प्रत्येक 3 महीने के बाद में संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज देय होगा, 1 वर्ष में 3 महीने बाद में संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 3-3 महीने से कितनी बार हिसाब होगा, 4 बार होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यदि ऐसी स्थिति दी होती है जहां हम चक्रवर्ती ब्याज के कुल राशि ज्ञात करने के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का कुल राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक मिश्रधन बराबर है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस दर बटे 100 की पावर क्या आती है, समय आती है। ये चक्रवर्ती ब्याज में कुल राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो इस सूत्र का उपयोग इनमें से कहां कर सकते हैं, यदि बैक्टीरिया की वर्दी की दर ज्ञात है तो कुल वर्दी ज्ञात कर सकते हैं, कुल वर्दी या परिणामी बैक्टीरिया कितने होंगे, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर राइट होगा। यदि किसी वस्तु का मान ज्ञात है तब अन्य वस्तु का मान ज्ञात, किसी वस्तु का मान ज्ञात है तब अन्य वस्तु का मान ज्ञात नहीं कर सकते जब तक उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं दिया गया है, वर्दी या कमी नहीं दी गई है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका डिलीट होगा, कैंसिल होगा। जनसंख्या में वर्दी या कमी का प्रतिशत, वर्दी या कमी प्रतिशत अलग चीज होती है। वर्दी या कमी का जब प्रतिशत निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। उसका फॉर्मूला होता है वर्दी या फिर कमी अपॉन में कितनी, पूर्व जनसंख्या, पहले संख्या ज्ञात होनी चाहिए आपको और इंटू 100। ये वर्दी और कमी का प्रतिशत, जैसे लाभ हानि का प्रतिशत सूत्र ज्ञात करना वो चीज अलग होती है और लाभ और हानि के मध्य संबंध दर्शाना वो चीज अलग होती है, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं अपन, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, जिसमें बैक्टीरिया की वर्दी दर दे रखी है, वर्दी में कितनी प्रतिशत वर्दी हो रही है या कमी प्रतिशत दे रखी है आपको, और फिर बैक्टीरिया की परिणामी संख्या आप निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्या है, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपना दुगुना हो जाता है। मूलधन दुगुना हो जाता है तो मान लीजिएगा कि मूलधन आपने 1 रुपया दिया, कितने रुपए दिए, 1 रुपये दिए, तो मिश्र धन कितना बन गया बताओ, मिश्र धन आपके पास में कितना बन गया, 2 बन गया। तो बताओ साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर का फॉर्मूला होता है 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है। तो 100 इंटू साधारण ब्याज बताओ, 1 रुपया देते हो और 2 रुपये बन जाता है तो ब्याज कितना होता है, 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो मूलधन 1 इंटू समय कितना, समय आपको 10 वर्ष दे रखे हैं, 10 का भाग 100 में 10 बार, तो कितनी प्रतिशत आ जाएगी, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, मतलब ऐसा ही प्रिंसिपल का, किसका, प्रिंसिपल का 2/5 है। मतलब मैं यहां से ये समझता हूं, इससे दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं कि ऐसा ही और प्रिंसिपल का अनुपात कितना होगा, ऐसा ही 2 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा आपके पास में 5 होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। कितने समय में, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू ऐसा ही, 100 इंटू साधारण ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ 100 इंटू साधारण ब्याज कितना लिख दूं मैं, 2, प्रिंसिपल कितना है 5, और आर कितनी देर की आपको 8%। ठीक है, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार, और 5 का भाग कितनी बार गया, 20 में, 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 5 वर्ष। कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा आपके पास में टाइम पीरियड। कितने वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम में खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। वस्तु का अगर मूल्य में मान लूँ कितना है, वस्तु का मूल्य 100 रुपये मान लूँ, तो उसने खरीदी कितने में, परचेज कितने में किया, 10% कम में, मतलब 90 में, और उसको बेच कितने में दिया, सेलिंग प्राइस कितना कर लिया इसने, 110 कर लिया, 10% ज़्यादा, 10% ज़्यादा में तो बेचता है और 10% कम में खरीदता है। बताओ उसको लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ उसको, कितने रुपए का, 20 रुपये का, कितने पर, 90 पे, इंटू क्या कर लो, 100 कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 200 बट्टे कितना, 9, और 9 से डिवाइड करोगे, 9 दूने 18, 9 दूने 18, 22 से ही 2 बट्टे कितना आएगा, 9%। तो 22 से ही 2/9% थर्ड ऑप्शन में है, जो कि क्या होगा, राइट होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है और 7200 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत तो बताएगा, छूट का प्रतिशत कितना आएगा, 800 रुपये की छूट दे दी जाती है, कितने पर, 8,000 रुपये MRP पर दे दी जाती है, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, 3 0 से 3 0 क्या हो गए, कैंसिल आउट, 8 से 8, तो कितने % छूट मेंशन करी है, 10% छूट दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, छूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा, उनमें से एक पर 6% लाभ और दूसरी पर 6% हानि। अगर 2 वस्तुएं दोनों का प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, एक को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचते हो दूसरे पर उतने ही प्रतिशत यदि हानि है, दोनों का क्रय मूल्य समान होना चाहिए, तो इस प्रकार के सौदे में नो लॉस नो प्रॉफिट का सिस्टम रहता है, नए लाभ नए हानि होती है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य समान हो तो n²/100% की क्या होती है, हानि होती है, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य समान दे रखा है, प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा है। ठीक है, गणित का ज्ञान अनोखा ज्ञान है क्योंकि यह आनंदमयी होता है। बिल्कुल सही बात है, ये आनंदमयी होता है गणित का ज्ञान, बिल्कुल इंटरेस्ट क्रिएट करता है, ये रुचि को जागृत करता है। ठीक है, गतिविधियों एवं परिवेश से सीखा जा सकता है, बिल्कुल एक्टिविटीज से गणित सीखी जा सकती है, छोटी क्लास के स्तर तक एक्टिविटीज से गणित सीख सकते हो आप। जीवन के हर पहलू में उपयोगी होता है, बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक जो भी आपके पहलू होते हैं जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ उपरोक्त सभी गणित का ज्ञान अनोखा ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां शिक्षक केवल बोर्ड पर लिखकर समझाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जहां शिक्षक केवल बोर्ड पर ही लिखकर समझाए। नेक्स्ट आपको बोल रहा है बच्चे कक्षा कक्ष के बाहर रुचि लेवें, बच्चे कक्षा कक्ष के बाहर रुचि लेवें, क्यों भाई कक्षा कक्ष के अंदर बच्चे रुचि नहीं ले सकते क्या, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कक्षा कक्ष के बाहर रुचि ले रहे हैं, कक्षा कक्ष के अंदर कोई रुचि क्रिएट नहीं हो रही है। शिक्षक और बच्चे तर्क द्वारा आपस में बात करके गणित की समस्या का समाधान करें, बिल्कुल ये बात सही है। बच्चे बोर्ड पर लिखा हुआ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बच्चे बोर्ड पर लिखे हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें तो वो गणित का वातावरण प्रदर्शित कर सकता है, गणित का वातावरण ऐसा ही होना चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है
कि किस गणितज्ञ के अनुसार हम अपने उत्तर का तर्क के साथ अवलोकन के आधार पर समानीकरण कर सकते हैं, किस गणितज्ञ के अनुसार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। रसेल के अनुसार अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, देखो ये भी एक कोटेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह सही है कि गणित न केवल सत्य को धारण किए हुए हैं अपितु परम सौंदर्य को भी संजोए हुए हैं, मूर्ति की भांति तपों में और शीतल है। ये कथन किसका है, बर्ट्रैंड रसेल का। ये भी कथन किसका है, बर्ट्रैंड रसेल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है नेपोलियन ने गणित के महत्व के संबंध में कहा कि गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह संबंध बताओ, आर्थिक से है, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से नहीं, सामाजिक महत्व से है, उपयोगिता मूलक से भी नहीं है। तो इस प्रकार का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको कहा है गणित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, यह अपने आप में भाषा है, बिल्कुल यह अपने आप में सांकेतिक भाषा है, उपयुक्त है। यह धारणाओं के अनुसमुच्चय पर आधारित है, जैसे तर्क का उपयोग कर बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। इनमें से प्रतीकों शब्दों और इसमें प्रतीकों शब्दों और वाक्य रचना का अपना समुच्चय होता है, बिल्कुल अपना इसमें एक संग्रह होता है समुच्चयों का और प्रतीकों का, संकेतों का, सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भाषा की किसी भी समझ से स्वतंत्र है, नहीं, ये इसका क्या है, सबसे कम उपयुक्त कथन हो जाएगा। इसका कौन सा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, गणित के महत्व से संबंधित है, गणित के महत्व से संबंधित है, आपको चेक करना है, निम्न में से सही कूट का चयन करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, गणित इन्वेस्टिगेशन की एक लाइन है, बिल्कुल सही बात है, गणित इन्वेस्टिगेशन की एक लाइन है। गणित स्थूल है, सबको पता है गणित स्थूल है। गणित एक विचार है, गणित एक विचार है, बिल्कुल सही बात है। गणित अमूर्त है, गणित सामान्यीकरण का साधन है। तो इसमें तो पांचों ऑप्शन करेक्ट होंगे जो कि आपके कौन से में दे रखे हैं, फोर्थ में दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। गणित की स्वयं की भाषा होती है जिसमें संक्षिप्तता से संबंधित गणित एक भाषा है, किसने दी थी, तो ये किसने कहा था, गिल्स ने कहा था। किसने कहा था, गिल्स ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सुमेलित कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको सुमेलित करने का कह रहा है, ABCD आपको इधर कूट दिए गए हैं और उनके अनुसार उधर आपको कुछ नाम दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना था, सुमेलित करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं पहला चेक करता हूं, गणित को विज्ञान की समग्र एवं सेवक माना गया है, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, ये कहा था एरिक टेम्पल ने। तो फर्स्ट के लिए कौन सा होगा, थर्ड होगा, जो कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड दोनों में ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि गणित की विज्ञान की परी है, गणित विज्ञान की परी है, तो ये किसने कहा था, गॉस ने कहा था। किसने कहा था, गॉस ने कहा था, जो कि इसमें सेकंड में गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता, फोर्थ हो जाता। राइट आंसर कौन सा हो जाता, फोर्थ हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि गणित सही ज्ञान, यथार्थ, वास्तविक, शुद्ध ज्ञान का स्रोत है, इसमें संशयात्मक स्थिति की गुंजाइश कदापि नहीं रहती है, बिल्कुल सही बात है। इनमें से अनिश्चितता नहीं होती है, ये सब चीजें हम जानते हैं कि, लेकिन ये चीज देखो, इनमें से निम्नलिखित ज्ञान एकाट्य होता है, निम्न तथ्य गणित के किस महत्व को इंगित करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये गणित की नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन किया। थैंक यू। नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन का पहला जो प्रश्न जो आपके 26 जनवरी के पेपर में दिया गया मित्रों, वह है आपके कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धाराओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पर्यावरण अध्ययन के विज्ञान क्षेत्र से दिया है, जिनमें से विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? चार विकल्प आपके सामने हैं मित्रों। WC डैम्पियर, BS ब्लूम, कार्ल पोपर और JWN सुलिवन। तो ये जो परिभाषा है ये आपके WC डैम्पियर के द्वारा दी गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? चार सिद्धांत आपके सामने हैं कि पर्यावरण
अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। मित्रों, ये चारों जो सिद्धांत हैं वो आपके पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन का विकल्प आपके 4 सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ये जो कथन जो आपके सामने दिए हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में नहीं है। यदि ये आपसे पूछा जाए, चारों विकल्प सामने हैं। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का क्या देता है? अवसर देता है। ठीक है मित्रों, ये जो क्वेश्चन है इसका सबसे सही आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या होती है? एकीकृत होती है। ठीक है ना, कि इसकी प्रकृति एकीकृत होती है। तो यहां इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर 2 है वो क्या होगा? आपके सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये है, स्क्रीन पर आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जैकेट को क्या कहा जाता है? कि अरुणाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं, विशेष प्रकार के अलग अलग राज्यों के वस्त्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर 3 सही होगा कि उसे हम मोसाइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसाइक्स कहते हैं मित्रों। ठीक है, इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड स्थापित है। कि केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थापित है? मैसूर, बेंगलोर, रांची, मेहंदीपावर, ये चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो है आपके बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का विकल्प 2 सही होगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व जूट रेशा उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, चारों विकल्प आपके सामने हैं कि विश्व जूट रेशा उत्पादन में कौन सा राज्य, कौन सा देश जो है वो अग्रणी है। तो इसका सही जो विकल्प होगा वह होगा आपके जूट रेशा उत्पादन में भारत। ठीक है, विकल्प नंबर 2 सही है, जूट रेशा उत्पादन में। ठीक है, फिर आपके मलवारी रेशम उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। चारों विकल्प आपके सामने, चीन, भारत, जापान, रूस। तो मलवारी जो रेशम है इसके लिए आपके जो सबसे अधिक किसी देश विशेष में होता है तो वो चीन है। तो 127वें क्वेश्चन का भी पहला विकल्प सही होगा। तो देखो 124वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही है, मोसाइक्स। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापित है बेंगलोर, दूसरा विकल्प सही है। विश्व जूट रेशा उत्पादन में अग्रणी है भारत। मलवारी रेशम उत्पादन में विश्व में अग्रणी कौन सा देश है? चीन है। तो पहला विकल्प सही होगा 127वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 128 जो है वह आपके कच्ची ईंटों व खपरेल का उपयोग कर राजस्थान में बनने वाले आवास क्या कहलाते हैं? पड़वा, झोंपा, कूप, भाकर का ढांचा। तो ये जो है आपके क्या कहलाते हैं? पड़वा कहलाते हैं। ये ध्यान में रखना, जो कच्ची ईंटों से जो बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पड़वा कहलाते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन का 128वें क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि ट्यूपिक होता है। ट्यूपिक क्या होता है? एस्किमो का आवास, किर्गिज का आवास, नवाजों का आवास और कोई नहीं। तो मित्रों ये जो ट्यूपिक जो है ये आपके एस्किमो के आवास को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा। कौन सा? पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट कहलाता है। यूट क्या कहलाता है? एस्किमो का आवास, किर्गिज का आवास, नवाजों का आवास और कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प नंबर 2 सही होगा कि ये किर्गिजों का आवास या किर्गिज का आवास कहलाता है। क्या? यूट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जादुई रेशा कहलाता है। कि इनमें से कौन सा है जो जादुई रेशा कहलाता है? कृत्रिम, प्राकृतिक, 1 व 2, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि जादुई रेशा जो है हम कृत्रिम रेशम को कहते हैं। ठीक है, या कृत्रिम जो रेशा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जादुई रेशा कहते हैं। तो 131वें क्वेश्चन का भी पहला विकल्प ठीक होगा। तो देखो 128 का पहला विकल्प है, 129 का भी पहला विकल्प है, 130 का दूसरा विकल्प है और 131 का पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, वहीं 132वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, धारीवाल, कानपुर, मुंबई, बेंगलोर। बड़ा अच्छा प्रश्न कि भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित किया गया। यदि इस तरह का आपका प्रश्न पूछा जाए तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो आपके धारीवाल में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? धारीवाल। तो पहला विकल्प सही होगा
नेक्स्ट है कि राहिंदे किस राज्य में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। राहिंदे ये महिलाएं पहनती हैं और मित्रों ये जो वस्त्र है वो आपके हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कू आवास किस जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित है। ठीक है ना, कि कौन सी जनजाति के लोगों के आवास को कू कहा जाता है, तो कू जो है वो भील जनजाति के आवासों को कहा जाता है। तो पहला विकल्प भी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है कुत्तों के आवास को क्या कहा जाता है। कुत्तों के जो आवास होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गुफा, अस्तबल, कोटर और कैनल। तो उन्हें कैनल कहा जाता है। इसका चौथा विकल्प ठीक है, क्या कहा जाता है? कैनल कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता को कौन सी धारा में समाप्त किया गया। कि शैक्षणिक योग्यता का जो मुद्दा था ना कि भाई इतने पढ़े लिखे लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे, जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वो नहीं लड़ पाएंगे, तो इसका उल्लेख किस धारा में किया गया? तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा कि धारा 19 जो है उसमें इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि भैया ये समाप्त किया जाता है और जो भी नहीं पढ़ा लिखा वो भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि भारत में पंचायती राज दिवस किस वर्ष से 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जो पंचायती राज दिवस है वो कब से मनाया जाता है? 1992, 1993, 2015 और 2010। ये चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। और पंचायती राज जो दिवस है वो हम 24 अप्रैल 2010 से मनाते हैं। तो 137वें क्वेश्चन का 4 नंबर का विकल्प मित्रों क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इसके बाद में 138वां क्वेश्चन है कि राजीव गांधी के सपनों को साकार रूप देने वाला प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है, जिसने माननीय राजीव जी जो गांधी हैं उनके सपनों को साकार करने का उद्देश्य रखा है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। चारों विकल्प आपके सामने हैं। और पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने राजीव गांधी के सपनों को साकार करने का क्या किया? प्रयास किया। तो इस क्वेश्चन का विकल्प 2 नंबर से ही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 139वां है कि 2009 में पंचायती राज वर्ष की स्वर्ण जयंती नागौर में मनाई गई। इस मौके पर भारत के प्रथम जिला प्रमुख को सम्मानित किया गया। तो भारत के प्रथम जो जिला प्रमुख बने हैं वो आपके लिखमा राम चौधरी जी बने। और इस क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? 4 विकल्प हैं, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन और सिट्रेट। ये चारों विकल्प आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर रेनिन जो है पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में 141वां क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग जिसे शरीर का हरफन मौला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या शरीर का हरफन मौला अंग किसे कहते हैं? बाल, त्वचा, नाखून और यकृत। चारों विकल्प आपके सामने हैं कि किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो त्वचा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? त्वचा को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 2 सही होगा कि शरीर का हरफन मौला अंग हम त्वचा को कहते हैं मित्रों। तो 2 नंबर का विकल्प इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, हु इज यूनिवर्सल डोनर? ठीक है ना, इन आवर ब्लड। तो क्वेश्चन विकल्प जो आपके सामने है BOAAB, ये चारों विकल्प आपके सामने हैं। और आप जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो O जो है रक्त प्रदाता जो होता है इसे कहा जाता है। ये सार्वत्रिक क्या होता है? दाता होता है। ठीक है ना। तो यहां पर 142वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 सही होगा मित्रों। ठीक है, इसके बाद है कि भरतरी का मेला। कितना शानदार क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट ने बनाया, बहुत सरल क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, एग्जाम लायक क्वेश्चन है कि भरतरी का मेला किस जिले में भरता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। चारों विकल्प हैं, अलवर, सीकर, बूंदी, उदयपुर। तो यहां इस क्वेश्चन का अलवर आंसर होगा। और भरतरी जो है, भरतरी जी जो ऋषि हैं, इनका जो आश्रम है वो आपके सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसके परिक्षेत्र में है। वहीं पर पास में नारायणी माता है, बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और यहीं पर भरतरी का क्या भरता है?
मेला भरता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके बूंदी में कजली तीज का पर्व जिस माह में मनाया जाता है। ठीक है ना, कि कजली तीज का पर्व आपके किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, फाल्गुन, चैत्र और भाद्रपद। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं। श्रावण, फाल्गुन, चैत्र और भाद्रपद ये आपके दिए गए हैं कि भैया कजली तीज जो है वो आपके कब मनाई जाती है, तो ये ध्यान में रखना भाद्रपद में मनाई जाती है। ठीक है, भादवा का जो महीना होता है तब ये मनाई जाती है। तो 144वें क्वेश्चन का भी चौथा विकल्प क्या होगा? सही होगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वह आपके सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करने ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में कि जैसे एक तरफ है आपके कल्याण जी, डिगी कल्याण जी, दूसरी तरफ कपिल मुनि, श्री महावीर जी और करणी माता। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं और चारों ये धार्मिक स्थल जो हैं जहां पर हैं, जिस स्थान का भी उल्लेख है, देशनौक, सवाई माधोपुर, कोलायत और डिग्गी। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें, ये आपके सामने दिए गए हैं। अब देखो डिग्गी कल्याण जी, कल्याण जी डिग्गी, डिग्गी मालपुरा टोंक में आता है, यहाँ पर है तो डी विकल्प है इसका। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो आपके कहाँ पर है? कोलायत में। कहाँ पर है? कोलायत में। करणी माता जो है वो आपके कहाँ पर है? देशनौक में है। ठीक है, श्री महावीर जी पहले आपके सवाईमाधोपुर में आता था, अब वर्तमान में करौली में आता है। श्री महावीर जी कहाँ आता है? करौली में, लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन जब आपके आए थे तब उसका जिला सवाईमाधोपुर हुआ करता था। अब स्पेशलिटी में हम बात करें तो श्री महावीर जी जो हैं वो आपके करौली जिले में आते हैं। ठीक है ना। दूसरी, अब ये चारों विकल्प जैसे आपने मिलाए तो देखो कल्याण जी डिगी, मतलब कि डी ऑप्शन हो गया इसमें। ठीक है, इधर से कपिल मुनि सी ऑप्शन हो गया। अब देखिएगा कि डी सी बी ए ये आपके आता है तो विकल्प नंबर 3 सही होगा। 145 का जो विकल्प है वो आपके क्या होगा? तीसरा सही होगा। 145वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गलियाकोट का उर्स, काली माता, कपिल मुनि और बेणेश्वर मेला। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं और यहाँ पर जो आपके सही जो आंसर होगा वो होगा बेणेश्वर मेला होगा मित्रों। क्या होगा? बेणेश्वर मेला। तो चौथा विकल्प जो है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रवल काणी माता गधर्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चारों विकल्प आपके सामने। 147वां क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, कि रवल काणी माता गधर्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अलवर, उदयपुर, जयपुर और टोंक। चारों विकल्प आपके सामने हैं। अलवर, उदयपुर, जयपुर और टोंक ये आपको दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों का जो सही आंसर होगा वो होगा जयपुर में। ठीक है ना। कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, कि विकल्प नंबर 3 सही होगा 147वें क्वेश्चन का। 148वां क्वेश्चन है कि लूनी नदी की तलहटी में तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है? ठीक है, किसकी तलहटी में? लूनी नदी की तलहटी में। शानदार क्वेश्चन। मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, हड़बू जी और रामदेव जी ये हमारे लोक देवता हैं। तो आप जानते हैं कि तिलवाड़ा जो है वो मल्लीनाथ जी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहाँ पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह आपके तेजाजी का जन्म कब हुआ? यह आपके दिया गया है कि तेजाजी का जन्म कब हुआ। माघ शुक्ल चतुर्दशी सन 1073 ईस्वी, माघ शुक्ल पंचमी 107 ईस्वी, माघ शुक्ल चतुर्थी 1052 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं और आप जानते हैं कि तेजाजी जो हैं इनका जो जन्म हुआ था वो माघ शुक्ल चतुर्दशी सन 1073 ईस्वी में हुआ था। तेजाजी का जन्म हुआ था, वीर तेजाजी। आप जानते हैं उनके बारे में। ठीक है ना। फिर है झलकारी बाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कि इनमें से कौन सा कथन क्या है? असत्य है कि रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, रानी लक्ष्मीबाई की सेना की महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी, भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और इनकी स्मृति में धौलपुर में स्मारक जो है, ठीक है ना, तैयार किया गया, निर्माण किया गया। तो यही जो विकल्प है वह आपके क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा मित्रों? कि यह जो विकल्प है वह आपके क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है
कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो हम आपके बीच लेकर उपस्थित होते रहेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। ठीक है मित्रों, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। ठीक है, और रार हो जाती है जब ठान लिया जाता है, या जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सो बात की एक बात यह है कि आप अधिकाधिक मेहनत कीजिएगा और हमारी जो संस्था है आपके लिए समय समय पर बेहतर क्या करती रहेगी, प्रयास करती रहेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।